हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सदिशों से जुड़े हुए न्यूमेरिकल। एक पार्ट हम कर चुके हैं, एक वीडियो में हमने आपको लगभग 18-19 सवाल कराए थे सदिश से जुड़े हुए, जिसमें हमने सदिशों का योग, परिणामी, उनका परिमाण, उनकी दिशा निकालना सीखा हमने पहले ही था, बस अप्लाई करना सीखा। और आपको महसूस हुआ होगा कि क्वेश्चन को करके भी हम कितनी नई चीज़ें सीख सकते हैं कि हाँ ऐसे करना है। आज के वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि जब तक आप सदिश के क्वेश्चन अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आप ये मान के मत चलें कि सदिश हमने अच्छे से पढ़ लिया है। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होगा, उनको अप्लाई करना सीखना होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में हम ऐसे लगाएंगे। तो आप बिना देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज भी कोई हम टॉपिक तो पढ़ने वाले नहीं है, तो बस सीधा सवाल से शुरुआत करते हैं। साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि ये कहाँ से आया है, कैसे इसके बारे में सोचना है। ठीक है, लगभग 15-20 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा आपको अच्छे। एक वीडियो इसके बाद भी मैं न्यूमेरिकल्स की ही डाल लूँगा, जिसमें कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है बच्चों, 6 न्यूटन व 8 न्यूटन के दो बल मिलकर इनमें से कौन सा परिणामी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन, दूसरा 11 न्यूटन, तीसरा 15 न्यूटन, चौथा 20 न्यूटन। बच्चों पहली वीडियो में भी, इससे पहली वीडियो में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने आज की वीडियो में भी इस तरीके का एक सवाल डाल दिया है और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पकड़ेंगे। मैंने कहा दो बल हैं बच्चों, पहला बल है F1 मैंने मान लिया 6 न्यूटन का, और दूसरा बल मैंने F2 मान लिया 8 न्यूटन का। इसने कहा इनमें से कौन सा परिणामी बना सकते हैं। इसको भूल जाओ, बस ये देखो कि ये दो बल मिलकर जो मैक्सिमम बल बना सकते हैं, अधिकतम बल बना सकते हैं, इनका योग होगा 6 + 8 14 न्यूटन। मतलब ये दो बल मिलके 14 न्यूटन से बड़ा बल नहीं बना सकते। और कब बनेगा, जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, मतलब इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ये इनका अधिकतम बल है, अधिकतम परिणामी है। ठीक है, और बच्चों इनका जो मिनिमम परिणामी होगा, मतलब न्यूनतम बल कितना बनेगा, उनका अंतर होगा। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 8 - 6 2 न्यूटन। ये तब होता है बच्चों जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ये मैंने कहा 8 न्यूटन और मैंने कहा 6 न्यूटन। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब थीटा 180 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन, और यही हमारा न्यूनतम बल बनेगा। अधिकतम बल तब बनता है जब दोनों एक दिशा में होते हैं। थीटा कितना होता है 0। मैंने पढ़ा रखा, बस ये है कि आप बार बार मैं बताने का मतलब ये है कि जिससे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो बल मिलकर सबसे कम बल बनाएंगे 2 न्यूटन और सबसे बड़ा बल बनाएंगे 14 न्यूटन। यहाँ देखो 1 न्यूटन तो नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे कम बनेगा ही कितना 2 न्यूटन, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 11 न्यूटन, क्या 11 न्यूटन 2 और 14 के बीच में है? बिल्कुल ये बन सकता है। 15 न्यूटन, आप कहेंगे 15 न्यूटन 14 से बड़ा है, और सबसे बड़ा तो बल कितना ही बन सकता है 14 न्यूटन, तो 15 तो नहीं बनेगा और 20 भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इस सवाल का जवाब है हमारा 11 न्यूटन। हो सकता था बच्चों कि यहाँ 12 हो जाता। 2 और 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और 2 और 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 14 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये अधिकतम है, और 2 से छोटा नहीं हो सकता, ये अधिकतम है। आगे बढ़ते हैं, करेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है बच्चों, 5 न्यूटन के दो बल क्रम से x अक्ष व y अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, इनके परिणामी का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। मैंने बनाया ये x अक्ष, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता रहे करते रहो। एक x अक्ष है, एक y अक्ष है, मैंने दूसरा बनाया y अक्ष। आप सब जानते हैं दोनों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। इसने कहा 5 न्यूटन के दो बल हैं, यहाँ है 5 न्यूटन का एक बल, यहाँ है 5 न्यूटन का दूसरा बल। ठीक है जी, इसने कहा जो इनका परिणामी है इस 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का, मैं कैसा करता हूँ कि जो पहला बल है उसको F1 मान लेता हूँ और दूसरे बल को F2 मान लेता हूँ। भले ही बराबर हैं, लेकिन मैंने पहले को F1 माना, दूसरे को F2 माना। अब सब जानते हैं आप कि दो बलों का या दो सदिशों का परिणामी हमेशा उनके बीच में होगा कहीं। आपने कहा ठीक है,
मैंने कहा ये इनका परिणामी है, मैंने इस परिणामी को बोल दिया R, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं बल है तो इस बल परिणामी को मैं F ही बोल देता हूँ। क्या हमने ये भी सीख रखा है बच्चों कि अगर ये दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच में होगा। मतलब ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो मुझे पहले ही पता चल गया बच्चों ये कितना है, 45 डिग्री का कोण है। मैं इसको फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन में पूछ ले तो करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे भाई दोनों बल बिल्कुल बराबर है परिमाण में, दिशा तो अलग अलग है, तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच में होगा। अगर ये अलग अलग होते तो बिल्कुल बीच में ना होता, तब ये वाला बल, ये जो हमारा परिणामी है, ये बड़े बल के पास चला जाता। मैंने कहा अच्छा, तो इनका पहले तो हमें इसका परिणामी निकालना है, परिणामी तो है ये, इसका परिमाण निकालना है और फिर बाद में दिशा, ठीक है। करते हैं भाई, मैंने कहा परिमाण निकालते हैं। परिमाण F बराबर आ जाएगा बच्चों, F बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन आप सब जानते हैं थीटा यहाँ 90 डिग्री है, आप इसको मत मानना कि 45 डिग्री कोण है। हमें इस 5 और 5 के बीच का कोण देखना है, जो कि कितना है 90। और बच्चों यहाँ cos 90 आएगा तो cos 90 0, तो ये बनेगा खाली a² + b²। a की जगह है F1 तो F1 का स्क्वायर और ये F2 का स्क्वायर। F1 है 5 का स्क्वायर, F2 भी 5 है, 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 25 50। 50 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 × 25, 25 का अंडर रूट होगा 5, तो ये आ जाएगा बाहर 5√2 न्यूटन। तो हमारा जो परिणामी है, ये जो हमारा परिणामी है, इसका मान कितना आया है 5√2 न्यूटन, ठीक है। समझ आ गया? ये तो मैंने बच्चों फॉर्मूला से किया। अगर मैं बहुत आसानी से करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जो F नेट आएगा, जो परिणामी आएगा, नेट बोल देते हैं उसको, वो आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा 90 है, cos 90 0 हो गया, तो बचा a² + b²। लेकिन मुझे तो पता है कि दोनों भी बराबर हैं, तो क्या मैं b² को b² लिख लूँ, a² + a², तो आ जाएगा 2a², a² बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा √2a। और एक बल कितना है 5, यहाँ a की जगह अगर मैं इसको F1 बोल दूँ तो ये बाहर F आ जाएगा, तो F का मान कितना है 5, तो ये बन जाएगा 5√2। आपको सीखना है, जल्दी तो आप खुद करने लगोगे। जल्दी क्वेश्चन तब होंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप ये मुझसे नहीं पूछोगे, ये आप खुद कर लोगे आप, ठीक है। ये हमने बताया परिणामी का परिमाण, परिणामी का परिमाण। अब हमें बतानी है दिशा। मान लेते हैं जो F है ये इस x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं क्या हमें हमेशा x से ही दिशा बतानी है, क्या हम y से नहीं बता सकते? हम y से भी बता सकते हैं, लेकिन हमारा नेचर है हमारा हम कि सारे कोण x अक्ष से मापने की कोशिश करते हैं, तो आप x अक्ष से माप लो। अगर क्वेश्चन में खुद बोल दे कि y से बताओ तो आप y से बना लो। हमने कहा f ने x के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा, तो आपने कहा अल्फा लिखने का तरीका हमने सीख रखा है tan इनवर्स। ये देखो अल्फा बना किसके साथ है, x के साथ, x के यहाँ कौन है 5। चलो ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं, कभी तुम कहो कि कैसे कर दिया। अल्फा किसके साथ बना है, x के साथ। अच्छा ये हमें कौन मानना है F1, और ये हमने इसको मानना है F2। F1 F2 माना ना, तो फिर हम F1 F2 लिख लेते हैं। ये अल्फा बना है F1 के साथ, तो यहाँ आएगा F1 + F2, ऊपर आएगा F2, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कोस। यहाँ थीटा आएगा F1 और F2 के बीच का कोण, F1 और F2 के बीच का कोण है बच्चों 90 डिग्री, तो आ जाएगा साइन 90 और यहाँ कोस 90। आप ऐसा करेंगे, इस tan इनवर्स को उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा tan अल्फा। मैं इसलिए नहीं रखता बच्चों इधर क्योंकि आपको tan इनवर्स में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि अभी आपने tan इनवर्स ना पढ़ा हो, साइन इनवर्स ना पढ़ा हो, इसलिए मैं आसान करने के लिए इधर ले आता हूँ। जरूरी नहीं है, वरना यहाँ से भी कर सकते हैं। साइन 90 होता है 1, ऊपर बचा F2, कोस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, बचा यहाँ F1। F2 की वैल्यू भी 5 है, F1 की वैल्यू भी 5 है, तो 5/5 ये आ गया 1। मुझे बताओ बच्चों tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे भाई tan तो वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और ये तो मैंने बिना कहे ही आपको बता दिया था कि ये बिल्कुल बीच में आएगा 45 डिग्री। बच्चों आप सब जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई, और 45 करना है तो मुझे यहाँ 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से जैसे ही मैं 180 को भाग करूँगा तो 45 डिग्री π/4 रेडियन के बराबर आ जाएगा। इसलिए कई बार अब जब आप बड़े हो रहे हो, बड़ी क्लास में आ रहे हो, तो डिग्री में ना माप के हम किस में मापते हैं, रेडियन में। π/4 रेडियन, π/4 रेडियन, ठीक है। ये हमने बताया परिणामी और उसके
परिणामी का परिमाण बताया और साथ में बता दी है दिशा। ये फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और ये दिशा वाला हमने फॉर्मूला लगाया। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं, करेंगे तीसरा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कहता है f परिमाण के दो बलों के बीच f परिमाण के, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। f परिमाण के दो बलों के परिणामी का परिमाण भी f है, दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हो सकता है पढ़ने में मुश्किल लग रहा हो आपको, लेकिन एक बार करने के बाद आप कहोगे कि इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। f परिमाण के दो बलों के परिणामी का परिमाण भी f है। हमने कहा पहले दो बल बना लेते हैं। मैंने कहा कि पहला बल हमने माना F1 और दूसरा बच्चों हमने बल माना F2। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि दोनों के परिमाण f है तो दोनों बल बराबर होंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि परिमाण बराबर होने से जरूरी नहीं है कि दो सदिश बराबर हो जाएं, क्योंकि उनमें दिशा भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ दिशा की कोई बात नहीं हुई है, तो मैंने अलग अलग दिशाओं में दो बल बनाए, एक F1 और एक F2। मैंने ये कहा कि इसका जो परिमाण है वो f है, इसका भी परिमाण f है, मतलब इसकी वैल्यू भी f है, इसकी वैल्यू भी f है। इसने कहा जो इनका परिणामी है, आप सब जानते हैं F1 F2 का परिणामी इनके बीच में कहीं होगा, मैंने उसको F माना, उसका भी परिमाण F है, इसका भी परिमाण F ही है। क्वेश्चन ने बोला दो बल हैं F1 F2, दोनों के परिमाण बराबर है, कितना है F, और उनका जो परिमाण है परिणामी है कौन F, उसका परिमाण भी F है। दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करो, F1 और F2 के बीच का कोण ज्ञात करो बच्चों। हमने कहा थीटा, मान लिया हमने कि एंगल कितना है थीटा। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला होता है r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि हमें कैसे पता चला है कि यहाँ यही फॉर्मूला लगेगा। बच्चों पहली बात तो ये सदिशों की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है परिमाण की, तो ये परिमाण बताता है तो हम परिमाण की बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये r कितना है, r है f, वेक्टर नहीं लिखना, ये सिर्फ परिमाण बताते हैं। परिमाण है f, r की जगह कितना f √a कितना है, पहला बल है f, b दूसरा बल भी कितना है f, ab f इंटू f, और दोनों के बीच का कोण थीटा, यही हमें निकालना है। इस अंडर रूट को बच्चों इधर ले आऊं, याद ऐसा करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा f², इधर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, f², 2f² f इंटू f 2f² और साथ में कोस थीटा। मैंने कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि मैं ये बोल देते हैं कि 2f² 4f² कोस थीटा। ये गलती आप मत करना बच्चों, ये खाली 2f² है, ये 2f² कोस थीटा है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ, यहाँ से हम 2f² कॉमन लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कोस थीटा, इधर f² से f² गया, कटने के बाद यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/2, ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा को वहीं रखा, ये 1 इधर आके हो गया -1, और ये है पहले से प्लस 1/2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो -1 प्लस 1/2 आपका बचेगा -1/2, -1/2। आप सोचोगे कि -1/2 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं कि ये कितनी की वैल्यू होती है कोस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये देखेंगे यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, क्योंकि कोस दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, ठीक है। आप कहेंगे तीसरे में भी होता है, तो मैंने तो आपको पहले ही बता रखा कि ये थीटा 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो दो सदिशों के बीच का कोण है वो 180 से ज़्यादा हम नहीं मानेंगे यहाँ, ठीक है। हम कहेंगे कि या तो पहले चतुर्थांश में बात होगी या दूसरे में होगी। कोस पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस, का मतलब ये दूसरे की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ कोस लिखा। और दूसरे में जाने के लिए आप 180 में से कुछ घटाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि आप 90 में कुछ जोड़ लो, लेकिन हम सारा खेल 180 से खेला करेंगे क्योंकि वो आसान होता है। बच्चों थोड़ा थोड़ा मैथ हमें करते रहना पड़ेगा, बिना मैथ्स के कुछ नहीं है। जब आप कभी नीट या कोई जेईई मेंस में बैठेगा, एडवांस में बैठेगा, आपको पता चलेगा कि जेईई एडवांस मेंस में कुछ नए क्वेश्चन नहीं आते, यही आते हैं, लेकिन वहाँ चीज़ें मिला के देते हैं। बहुत सारा मैथ्स इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया।
तो मुझे बताओ 180 मैंने यहाँ लिखा, लेकिन मुझे बताओ इस माइनस को भूल जाओ, 1/2 किसका मान होता है कोस में? आप कहोगे कोस 60 का मान होता है, तो यहाँ 60 लिख दो बस। तो आ जाएगा 180 में से 60 गया तो आ जाएगा कोस 120, थीटा आ जाएगा 120, मतलब इन दो सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री है। ठीक है, हमें सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए कि कोस 120 का मान -1/2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, कोस 120 का मान -1/2, कोस 120 का मान -1/2। आप इस रिजल्ट को याद करना चाहे कर सकते हैं कि अगर दो सदिश बराबर परिमाण के हैं, परिमाण बराबर कह रहा हूँ, दो सदिश बराबर नहीं कह रहा हूँ, परिमाण बराबर होना, दिशा अलग होना, हम कह देंगे कि हमारे सदिश बराबर नहीं है, बराबर परिमाण है, बस परिमाण बराबर है, सदिश बराबर नहीं है, क्योंकि दिशाएं अलग है। अगर दो सदिशों के परिमाण बराबर हो और उनका जो परिणामी है उसका परिमाण भी इतना ही है, तो उन दो सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। जब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे या इसको करना चाहते हैं तो आपको पिछला चैप्टर जब हमने पढ़ा था वहाँ का डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए। अवकलन जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ चाल निकाल ली है। चाल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। हमने कहा किसी कण के निर्देशांक x बराबर ct², y बराबर bt² हैं, तो इस कण की चाल ज्ञात कीजिए। इस कण की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि निर्देशांक क्या होते हैं। बच्चों, जब हम गति करते हैं या रुके हुए हैं तो मैं किसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, जो मेरी स्थिति है उसे बताने के लिए हम निर्देशांकों का यूज़ करते हैं, निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 2, 3 हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये वस्तु x में 2 चल चुकी है, y में 3 चल चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है। यहाँ भी उसने यही दे रखा है कि किसी कण के निर्देशांक x बराबर ct² और y बराबर bt² है। इसका मतलब ये है x दिशा में ये इतना चल चुका है, या ये इसका समीकरण है, और y दिशा में ये समीकरण है। बच्चों, ये x स्थिति है, ये y भी स्थिति है, ये x अक्ष के अनुदिश है, ये y अक्ष के अनुदिश है। और आप सब जानते हैं, पिछला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर हम स्थिति का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेग मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वेग। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा समय के सापेक्ष, dx/dt। c एक नियतांक है, झुका तो रहेगा। डिफरेंशिएशन करते हुए मैंने आपको सिखाया था कि जितनी पावर होती है वो आगे आ जाती है और ऊपर बच जाती है 1 कम। यहाँ 2 पावर है तो ऊपर बच जाएगी 1 पावर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा 2ct। अब ये dx/dt क्या है? आप बार बार पढ़ते आए कि dx/dt वेग है, वेग। लेकिन ये x दिशा में है तो बच्चों इसके पैरों में हमें x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x। इसके पैरों में क्या लिखना पड़ेगा? x। ये उस कण का वेग है, लेकिन किस दिशा में? x दिशा में। ऐसे में यहाँ करूँगा dy/dt, b नियतांक है, t² का हो जाएगा 2t, यह आ जाएगा 2bt। ये भी हमारा वेग है, लेकिन ये y दिशा का वेग है। सदिश में भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी पहले आप इसे ऐसे सीखेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई कण इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ये सारा करने के बाद हमने ये निकाला कि इस कण का वेग x दिशा में, ऐसे कर देते हैं, x दिशा में जो उसका वेग है वो है 2ct। x दिशा में जो वेग है वो कितना है? 2ct। और y दिशा का जो वेग है वो है 2bt। वेग कैसी राशि है? आपने कहा सदिश राशि है, तो इसका परिणाम ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब 2 वेग हैं, इस कण के पास 2 वेग हैं, एक x दिशा में, एक y दिशा में। लेकिन आप एक बात तो बताओ मुझे, क्या कोई एक आदमी एक साथ 2 दिशाओं में चल सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ भी चल जाऊँ और मैं ऊपर भी चला जाऊँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये नहीं कहना चाह रहा कि ऐसा हो रहा है, ये कह रहा कि कण इस तरीके से चल रहा है, ऐसे कहीं बीच में ऐसे चल रहा है कि x दिशा में उसका वेग इतना है और y दिशा में उसका वेग ऐसा है। तो परिणामी वेग निकालने के लिए हम जानते हैं कि दो सदिशों का परिणामी हमेशा बीच में होता है, और वेग एक सदिश राशि है तो इसका परिणामी कहीं बीच में होगा, और परिणामी को हमने बोल दिया v। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, परिमाण की बात कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। तो हम इस वेग का परिमाण निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? परिमाण। आप हम जानते हैं r बराबर क्या होता है? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ r क्या है, परिणामी का परिमाण कितना, v, अंडर रूट a की जगह कौन है, vx का स्क्वायर, b की जगह कौन है, vy का स्क्वायर। दोनों के बीच का कोण vx और vy के बीच का कोण कितना है, 90। x और y के बीच का कोण कितना होता है भाई, 90। कोस 90 होते ही ये हो गया 0। मैं इसको नहीं लिखूंगा, इतना हम सीख चुके हैं। मुझे बताना एक बार, vx कितना, vx है 2ct उसका स्क्वायर, vy क्या है 2bt उसका स्क्वायर। तो ये जो v आया है बच्चों, ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और ये बना b स्क्वायर t स्क्वायर। आपने कहा कॉमन ले लो, 4 कॉमन है, t स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको मैं लिख रहा हूँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 4 का अंडर रूट होता है 2, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, t स्क्वायर का हो जाएगा t। तो ये बनेगा v बराबर 2t अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या बात समझ आई है क्या? आप कहें भैया आपने तो यहाँ वेग निकाला, हमें तो चाल कही थी। क्या वेग और चाल वेग की बात होती है क्या? मैंने बार बार आपको बताया पिछले चैप्टर में कि जो चाल होती है वो वेग का परिमाण होता है। वेग सदिश राशि है, उसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन आपको पता है कि वेग का परिमाण ही तो चाल कहलाता है। और बच्चों में ये क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं परिमाण ही तो निकाल रहा हूँ, मतलब ये क्या है, वेग का परिमाण है। और वेग का परिमाण क्या कहलाता है, चाल। मतलब इस कण की चाल ये है 2t अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बच्चों में एक चीज़ और बता देता हूँ, करने को आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो आप vx लिख रहे हो, vx इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, ये आ जाएगा 2ct। सदिश राशियों के पास क्या होता है, दो चीज़, परिमाण और दिशा। इसकी दिशा है एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है, आई कैप। अगर आपने एकांक सदिश पढ़े ये बात आपको पता होगी। इधर ये वेग किस में है, y दिशा में, मतलब ये vy, और अब लगाऊंगा इसके ऊपर में सदिश क्योंकि मैं वेग लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये वेग का परिमाण है। ये क्या है, ये वेग का परिमाण है। ये क्या है, ये वेग का परिमाण है। ये है एक्स अक्ष का वेग, ये है y अक्ष में वेग, और ये है उसका परिणामी वेग। मैंने कहा ये हो जाएगा 2bt, कितना 2bt, और y अक्ष में है, और y अक्ष की दिशा बताता है j कैप। तो आ जाएगा i कैप और यहाँ जाएगा j कैप। और मैं कहूँ अब v लिखो, v, तो v क्या होता है, ये जो सदिश होता है परिणामी सदिश, इन दोनों का योग ही तो होता है, सदिश योग। तो आ जाएगा vx प्लस vy। यहाँ बताओ मुझे vx कितना 2ct i कैप और ये 2bt j कैप। यहाँ से 2t कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचा आपका सी आई कैप प्लस बी जे कैप। ये बच्चों अगर आपको वेग पूछता, सदिश राशि पूछता, सदिशों में पूछता, तो ये इसका आंसर होता। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। बस यहाँ से ये परिमाण आया है और यहाँ से पूरा एक सदिश मिल गया है। ये वेग का परिमाण है। इस क्वेश्चन में तो यही पूछा था, लेकिन मैंने दूसरा भी तरीका बता दिया कि ये पूरा एक सदिश आ गया, कितना 2t इंटू सी आई कैप प्लस बी जे कैप। मैं यहाँ से भी सीधा ये आंसर निकाल सकता हूँ। देखो एक बार कैसे यहाँ करते हैं। क्या हमें पता है कि अगर मुझे इस v का परिमाण निकालना है, मैंने आपको सिखाया था जब एकांक सदिश पढ़ाए कि अगर कोई आपको सदिश ऐसे दे रखा है आई कैप जे कैप में और आपको इसका परिमाण निकालना हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई के साथ लिखा हुआ, आई के साथ लिखा है c और ये भी तो है, इस पूरे का स्क्वायर 2ct का स्क्वायर प्लस j कैप के साथ लिखे हुए का स्क्वायर 2bt का स्क्वायर, ये आ गया 2bt का स्क्वायर। और क्या ये यही चीज़ है क्या, देखना 2ct का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें से ये करना है या ये करना है, आपकी मर्जी है। आप ये करना चाहते हो ये कर लो, ये करना चाहते हो ये कर लो। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, डिफ्रेंशिएशन तो करना पड़ेगा भाई। vx और vy तो हमें डिफ्रेंशिएशन करके ही मिलेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमें करना पड़ेगा दोनों मेथड में। ये चीज़ हमें दोनों मेथड में करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका मन है आप ऐसे करना चाहो या वेक्टर से करना चाहो। मुझे अच्छा ये लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें सदिश रूप भी आ जाता है और परिमाण भी आ जाता है। इसमें सीधा परिमाण आता है,
ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा करना चाहो करो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। एक बढ़िया सवाल था जिसमें पिछले कुछ चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है डिफरेंशिएशन वाला, और हमें ये पता होना चाहिए कि स्थिति का डिफरेंशिएशन करके ही वेग आता है, वेग का डिफरेंशिएशन करके ही त्वरण आता है, ये आपको पता होना चाहिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कहता है दो सदिशों P व Q का सदिश योग न्यूनतम होने के लिए P व Q के बीच का कोण कितना होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ना भी कराऊं तो आप खुद इसको कर लेना चाहिए। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप इसको खुद करें तो आप इसको खुद कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं फिर बता देता हूं क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, 2 सेकंड इसमें लगनी है। मैंने कहा कि दो सदिश हैं P और Q, उनका सदिश योग न्यूनतम होना चाहिए। मैंने क्या बताया बार बार, अधिकतम होने के लिए दोनों एक दिशा में होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए, और न्यूनतम होने के लिए दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए, मतलब 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोण रेडियन में दिया है। अब सब जानते हैं, जानना चाहिए आपको कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो इसका आंसर है पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कर लिया, मेरे कराने का तो था भी नहीं है, आप खुद से इसको कर लेते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है दो सदिशों A व B के लिए A प्लस B का परिमाण बराबर है A माइनस B के परिमाण के। ये बात हमेशा सत्य होगी यदि 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें कहा कि इनमें से कौन सा सही है। अब इसमें क्या है, अगर एक ही सही होता तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है इसमें 2 सही हैं, 3 तो यहाँ दिए नहीं, इसका मतलब 2 ही सही होंगे। A सही हो सकता है, B भी सही हो सकता है A और C सही हो सकता है A और D सही हो, वो हमें चुनना है। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखेंगे इनमें से कौन कौन बात सही है, और फिर यहाँ देख लेंगे कि कहाँ सही लिखा हुआ है। इसने कहा है कि आप इसको पढ़ना जानते हैं बच्चों, इसका मतलब है A प्लस B का परिमाण और A माइनस B का परिमाण। मैंने यहाँ लिखा, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन वो सिंपल था, उसमें ऐसे 4 ऑप्शन नहीं, अलग अलग नहीं दिए थे, उसमें बस यहीं से बताना था। A प्लस B का परिमाण इक्वल्स टू A माइनस B का परिमाण। ठीक है जी, क्या आप जानते हैं A प्लस B का जो परिमाण होता है वो होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। थीटा इनके बीच का कोण है A और B के। A माइनस B का परिमाण होता है बच्चों अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, इधर बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा। A स्क्वायर से A स्क्वायर जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर जाएगा, यहाँ बचेगा 2AB कोस थीटा और यहाँ बचेगा माइनस 2AB कोस थीटा। अब मैंने जो टाप मारी है यहाँ से सीधा ये लिख दिया, आप इतने समझदार हैं कि आप इसको कर सकते हैं खुद से। ये माइनस इधर आके प्लस 2AB कोस थीटा, 2AB कोस थीटा हो जाएगा 4AB कोस थीटा बराबर 0। बात यहाँ आती है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने लास्ट में भी किया था, ठीक है, पिछले वाले में भी, लेकिन वहाँ इसमें ये ऐसे ऐसे नहीं दिया था, वहाँ बस कोण पूछा था कि बताओ कैसा होगा, और वहाँ आंसर आया था कि थीटा इनके बीच का 90 डिग्री होगा। लेकिन आज कुछ और बात है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कुछ संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से कोई एक संख्या या 2 संख्या या सारी की सारी संख्या 0 हो सकती है। यहाँ ये 4 है, क्या बच्चों 4 को 0 किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं जी 4 तो 4 है, 4 को 0 नहीं किया जा सकता। इसका मतलब या तो A 0 होगा या B 0 होगा या कोस थीटा 0 होगा। भाई किसी को तो 0 होना पड़ेगा तभी तो आंसर 0 आएगा। A 0 का मतलब है कि सदिश A का परिमाण 0 है, या B 0 का मतलब है सदिश B का परिमाण 0 है। और कोस थीटा 0 तब होता है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, मतलब जब दोनों के बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री, मतलब A और B एक दूसरे के लंबवत हो। ये सारी बात है। अब यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन हो गया, अब आपको बस यहाँ से छाड़ना है कि कौन सही है। ये कहता है कि A और B का परिमाण 0 नहीं हो सकता। देखो A 0 हो गया तो ये चीज़ हो जाएगी, A 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि भाई A 0 नहीं हो सकता, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि A 0 हो सकता है। ये कह रहा है कि A B के लंबवत होगा। हाँ ये बात सच है, तो मतलब ये है।
ये कह रहा है कि ए और बी का परिमाण बराबर तो होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण लेकिन जीरो नहीं है। ये तो कह रहा है जीरो हो सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। ए और बी समांतर है, हमने देखा ए और बी लंबवत है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी होगा। यहाँ बी है ही नहीं तो ये आंसर नहीं आएगा हमारा। यहाँ सब में बी है तो इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ बी के साथ सी है, सी तो नहीं हो सकता तो ये नहीं आएगा। यहाँ बी के साथ डी है, डी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि या तो ए बराबर ए का परिमाण जीरो बिल्कुल सही, या बी का परिमाण जीरो ये भी सही। मतलब इन चार में से बी सही है और डी सही है। कहाँ है बी और डी? ये है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 है। ये मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, उम्मीद है बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस ये दिखने में लग रहा कि ये क्या दे दिया है, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सामने है हमारे, हम पढ़ेंगे इसको एक बार अच्छे से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि p प्लस क्यू बराबर p माइनस क्यू तथा p व q के बीच का कोण थीटा है, तब चार ऑप्शन दिए कि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, ये है p सदिश का परिमाण 0 है और q सदिश का परिमाण 0 है। बच्चों ध्यान रखना, जब p और q ऐसे लिखे हैं तो इसका मतलब है p का परिमाण और ये है q का परिमाण। ठीक है, यहाँ सदिश लगा होता तो हम बोलते सदिश p 0 है और सदिश q 0 है। ठीक है, यहाँ लेकिन p लिखा है तो ये p का परिमाण है, ये q का परिमाण है। देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है अगर मुझे इन्हें पढ़ना आता है तो ये बहुत चीज़ें आसान है। ये कहता है कि जो दो सदिश हैं p और q, उनका परिणामी, भाई दो सदिशों को जोड़ने के बाद क्या मिलता था? परिणामी मिलता था। तो p प्लस क्यू किसके बराबर है? p माइनस क्यू के। भाई दो सदिशों का योग उन दो सदिशों के अंतर के बराबर है। कौन सा अंतर? सदिश, सदिश योग और सदिश का अंतर। ठीक है, p प्लस क्यू p माइनस क्यू के बराबर है, तो ये बताओ ये क्या है। ठीक है बच्चों, अभी हमने इससे पहला जो क्वेश्चन किया है और पिछली वीडियो में जो था वहाँ कुछ ऐसा था, ऐसा ये था। हमने कहा इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अगर मैं ये हटा दूँ और ये भी हटा दूँ तो इसमें और इसके बाद क्या फ़र्क है? ये कह रहा है कि सिर्फ परिमाण बराबर है, p प्लस क्यू का परिमाण और p माइनस क्यू का परिमाण बराबर है। लेकिन अगर मैं ये नहीं लगा रहा हूं तो ये कह रहा है कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू दो सदिश आपस में बराबर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब ये है कि p प्लस क्यू p माइनस क्यू आपस में बराबर है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब हम q को 0 कर दें। किसको 0 कर दें? इस q को। देखो इस q को 0 करते ही आपको मिलेगा p प्लस 0 बराबर p माइनस 0, तो p बराबर p। तभी आ सकता है ये। आपको ऐसे तो हम p को भी 0 कर सकते हैं, देख लो एक बार करके। p को जब हम 0 करेंगे तो यहाँ बनेगा q और यहाँ बनेगा माइनस q। और आप सब जानते हैं सदिशों में माइनस चिन्ह होता है विपरीत दिशा, मतलब ये q ऐसे है तो ये माइनस q इसके विपरीत होगा, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये p प्लस क्यू p माइनस क्यू के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब हम q को 0 कर दें, q के परिमाण को 0 कर दें। आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा मज़ा नहीं आया, इसको और अच्छे समझते हैं। भाई ये p है, ठीक है जी, और मैं मान लेता हूँ ये q है, ये p है और ये q है। तो p प्लस क्यू मतलब इनका परिणामी इनके बीच में होगा कहीं, p प्लस क्यू। अच्छा जी, ये p है और ये एक माइनस क्यू है, p तो यही रहेगा, माइनस क्यू उसके विपरीत हो जाएगा, ये माइनस क्यू आ गया। तो p और माइनस क्यू का परिणामी यहाँ आएगा, ये आ गया p माइनस क्यू। तो मुझे एक बात बताओ ना बच्चों, क्या ये p प्लस क्यू और p माइनस क्यू बराबर है क्या? ये तब बराबर होंगे जब दोनों का परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो। लेकिन मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी दिशा ये है और p माइनस क्यू की दिशा ये है, तो दिशा नहीं बराबर है, इसका मतलब ये दोनों सदिश बराबर नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब मैं इस q को 0 कर दूं। जैसे ही मैं इस q को 0 करूंगा तो ये माइनस क्यू भी 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये q 0 होगा ये पूरा का पूरा सदिश यहीं आ जाएगा और ये p माइनस क्यू भी यहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहा है। पिछले जो सवाल किए थे उसमें था p प्लस क्यू का परिमाण p माइनस क्यू के परिमाण के बराबर है। अभी इससे पहला जो क्वेश्चन किया वहां से हमें तीन बातें पता चली कि या तो p को 0 होना पड़ेगा, या q को 0 होना पड़ेगा, या इनके बीच के कोण को 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कहता है कि यहाँ ऐसा है,
ये जो सवाल है ये, इसमें सिर्फ ये कहा है परिमाण बराबर है, यहाँ दिशा की बात नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये है कि परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, और दिशा तभी बराबर हो सकती है जब हम Q को 0 करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है Q बराबर 0। ये थीटा बराबर 90 कभी तुम सोचने लगो, और ये P बराबर 0 भी सोचने लगो, ये तब की बात है बच्चों, ये और ये तब होंगे जब सिर्फ परिमाण बराबर हो, वरना पूरा वेक्टर बराबर होने के लिए तो सबसे पहले Q को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आज की वीडियो में इसको रखा है। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, दो बल इस प्रकार हैं कि उनके परिमाणों का योग 18 न्यूटन है और उनका परिणामी छोटे बल पर लंबवत है। यदि परिणामी का परिमाण 12 न्यूटन है तो दोनों बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है वो मेरे एक बार समझाते ही कहेंगे कि इससे आसान क्वेश्चन भी हो नहीं सकता। अभी आसान नहीं है, हमें इसको आसान बनाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। दो बल हैं, मैंने मान लिया कि दो बल हैं F1 व F2, मान लेते हैं, मैं यही मान लेता हूँ, अपने आप लिख लेना, माना दो बल F1 और F2 है। मुझे बताना कि F1 और F2 के जो परिमाण हैं उनका योग कितना है, 18 न्यूटन। मैंने कहा 18 न्यूटन। F1 का परिमाण प्लस F2 का परिमाण, क्या मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ खाली F1 प्लस F2 बराबर 18 न्यूटन? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसने कहा उनका परिणामी, मैंने कहा कि दो बल है F1 F2 और इनका जो परिणामी है हमने मान लिया F है। कितना मान लिया, F है, छोटे बल पर लंबवत है। अच्छा जी, ऐसा है, दो बल है, एक F1 है और एक F2 है। मैं ये मान लेता हूँ कि जो F1 है ये छोटा बल है और ये जो F2 है ये बड़ा बल है। ये खुद से माननी पड़ेंगी चीजें, हमें दी नहीं है, बस हमें बता दिया कि एक छोटा एक बड़ा। आप F1 F2 में से किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा मान सकते हो। मैंने F1 को छोटा बनाया, F2 को बड़ा बनाया। मैंने जैसे ही यहाँ F1 बनाया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि इसको छोटा बनाना है। मुझे पता है कि जो उनका परिणामी है F, वो छोटे बल पे लंबवत है। ये जो F है, ये F कौन है हमारा, बताओ मुझे जल्दी से। ये परिणामी है, कौन है, परिणामी। और आप तो ये बात भी जानते हैं कि F हमेशा, जो परिणामी होता है वो हमेशा दो बलों के बीच में होगा, दो सदिशों के बीच में। F1 मैंने बना दिया, F2 में कहाँ बनाऊं, तो आप ये कहेंगे कि ये हमेशा बीच में रहना चाहिए, तो F2 कहीं यहाँ होगा, और ये बड़ा है तो उसको थोड़ा लंबा खींचते हैं और हमने कहा ये है F2। समझ आ गया। परिणामी ने F1 के साथ कितना कोण बनाया है, 90 डिग्री। बच्चों बहुत आसान लगेगा अगर तुमने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसने कहा परिणामी का परिमाण 12 न्यूटन है। परिणामी कौन है, F। इस F का परिमाण 12 न्यूटन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ खाली, F बराबर 12 न्यूटन। इसने कहा कि दोनों बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए, मुझे F1 और F2 निकालना है। दिया ये है सब कुछ जो मैंने आपके सामने लिखा। हमें कहा कि F1 F2 के मान निकाल लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आप कहेंगे बढ़िया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना इस पे ध्यान दो, डायग्राम पे। डायग्राम मैंने बनाया क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ये परिणामी F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री इसकी दिशा ही तो बताएगा शायद। परिणामी जितना कोण बनाता है वो उसकी दिशा बताता है, और दिशा का सूत्र क्या होता है बच्चों, tan अल्फा। ये अल्फा, अब यहाँ अल्फा कितना है, 90। ये किसने बनाया, F ने। किसके साथ, F1 के साथ। तो मैंने फॉर्मूला बताया कि जिसके साथ बना है वो नीचे F1 प्लस F2, ऊपर भी F2, ऊपर साइन और नीचे कोस। साइन के साथ और कोस के साथ क्या आएगा, F1 और F2 के बीच का कोण, जो कि मुझे नहीं पता है F1 और F2 के बीच का कोण कितना है। तो मैंने यहाँ मान लिया कि ये थीटा है, तो मैंने लिखा थीटा। कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने लिखा tan अल्फा। tan अल्फा, अल्फा कितना, 90। ये अल्फा की वैल्यू बच्चों, tan 90। F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कोस थीटा। ना मुझे F1 F2 पता, ना मुझे थीटा पता है, लेकिन मुझे tan 90 पता है। tan 90 होता है अपरिभाषित।
आपने पढ़ा होगा नॉट डिफाइन बोलते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, मतलब tan 90 की मान इन्फिनिटी होगा। और बच्चों आप आज के बाद ये सीख लेंगे चीज़ कि कभी भी हमें इन्फिनिटी लिखना हो तो हमें उसे 1/0 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1/0। किसी भी चीज़ को 0 से भाग करो वो अपरिभाषित हो जाता है। बायो वाले ध्यान से सुनेंगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग करो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो जब किसी को ही भाग करना है तो मैंने 1 को भाग कर दिया, मतलब ये जो tan 90 का मान है हम इसको लिखेंगे 1/0, ऊपर है f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा, दोनों की गुना होगी, ये इधर जाएगा, ये आ जाएगा f1 प्लस f2 cos थीटा, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ से f2 cos थीटा का मान आ गया -f1। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो हम घूम रहे हैं आंसर निकालने के लिए। हमें पता चला f2 cos थीटा -f1 के बराबर है। ये कहाँ से किया? ये मैंने सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट से कर दिया कि अच्छा परिणामी जो कोण बनाता है वो उसकी दिशा बताता है, और दिशा लिखना तो हमने सीख रखा है कि ये जो tan अल्फा का होता है कैसे लिखते हैं। अल्फा बना किसके साथ है? f1 के साथ, तो यहाँ f1 पूरा वेक्टर नहीं लिखना होता, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ परिमाणों की बात होती है, ठीक है। यहाँ से आ गया दूसरा। अब ये इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि ये f1 प्लस f2 कितना है? 18 है, आप खुद से नोट कर लेना। और f कितना है? 12 है। f कितना है? 12 न्यूटन। हमें पता है फॉर्मूला होता है r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। r की जगह कौन है? f। a की जगह कौन है? f1। b की जगह कौन है? f2। बहुत आराम से हम इसको कर रहे हैं, f1 f2 और उनके बीच का कोण थीटा मतलब cos थीटा। f कितना है? 12। f का मान कितना बच्चों? 12। क्या मुझे f1 का मान पता है? नहीं भाई, यही तो निकालना चाहता हूँ मैं। f2 का मान भी मुझे नहीं पता, 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है। ये इनमें से मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने वैल्यू ये अंडर रूट दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इधर बचेगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और जैसे ही मैंने यहाँ देखा मुझे दिखा f2 cos थीटा, f2 cos थीटा। इस f2 cos थीटा का मान मैंने जो ये निकाल रखा है -f1 मैंने यहाँ लिखा, ये है 2f1 और इसका मान लिखा -f1, ये हो गया 144। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा f1 का स्क्वायर 144, f2 स्क्वायर माइनस 2 में से 1 गया, 2f स्क्वायर है ना, f1 स्क्वायर 1 गया तो बचेगा माइनस का f1 स्क्वायर। और आप सब जानते हैं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस b a माइनस b, मतलब ये बनेगा f2 प्लस f1 और f2 माइनस f1 कितना आ गया बच्चों? 144। क्या मुझे f2 प्लस f1 पता है? हाँ भाई, f1 प्लस f2 बोलो या f2 प्लस f1 बोलो, कितना है? 18, तो मैंने यहाँ रखा 18, f2 माइनस f1 बराबर 144 ही। दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? एक बार मैं देख लूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इससे नीचे नहीं लिख सकता, मैं इसको हटा रहा हूँ भाई। यहाँ ये हमने कर लिया, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। जैसे ही हमने किया तो हमारा f2 माइनस f1 कितना आया बच्चों? 18 से 144 को भाग करेंगे, पहाड़े आपके याद होंगे, तो आ जाएगा 8, 18 8 144। f2 माइनस f1 आ गया मेरे पास, f1 प्लस f2 भी है, इसको मैं लिख लूँ f2 प्लस f1 कितना है हमारा? 18। दो समीकरण बनी, दोनों को सोल्व कर लो, माइनस f1 प्लस f1 गया, f2 2f2, 18 और 8 26, तो f2 का मान आ गया बच्चों हमारा 13 न्यूटन। मतलब जो पहला बल है ये हमारा कितना है? 13 न्यूटन। और इस 13 को कहीं एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन है f2 प्लस f1 बराबर 18, f2 है 13, तो f1 कितना आ गया? 18 माइनस 13 5 न्यूटन। तो पहला बल आ गया हमारा 5 न्यूटन। दो बल थे, एक 13 और एक 5, दोनों का ये हो गया 18, और 13 और 5 का जब परिणामी निकाल लेंगे तब हम कहेंगे कितना आएगा? 12 न्यूटन। ये सवाल था हमारा, ये एक बढ़िया सवाल है बच्चों, इसमें हमारे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुए, हमारी सोचने की क्षमता यूज होगी। देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, ये कोण वाला अल्फा वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद है, लेकिन
फॉर्मूला याद होने से तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। अच्छा कि ये डायग्राम बना रहा है, कोई बच्चा कहेगा कि मैं F2 को यहाँ बना दूँ, अरे भाई कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये जो परिणामी होता है तो हमेशा उनके बीच में होता है, F1 और F2 के बीच में होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने किया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन 9 आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, जितना ज़्यादा आप खुद से पढ़ोगे, खुद से सोचोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आपके लिए है, ठीक है। इसलिए वीडियो को पॉज किया करें, रोक के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। दो सदिश हैं, उनका जो परिणामी है उसका अधिकतम व न्यूनतम परिमाण क्रम से 17 और 7 है। यदि एक दूसरे ये दो सदिश हो, यदि ये दो सदिश ऐसे हैं, यदि ये दो सदिश एक दूसरे के लंबवत कार्य करें तो इनका परिणामी का परिमाण ज्ञात करो, ठीक है। बहुत आसान है, आप सब मानो कि मान लो दो सदिश ए व बी है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, माना ए व बी दो सदिश हैं, दो सदिश हैं। इनका जो परिणामी होगा, इनका परिणामी R है, इनका परिणामी R है। आप सब जानते हैं कि दो सदिशों को जोड़ने के बाद परिणामी R होगा, तो मैंने कहा A प्लस बी बराबर R। वैसे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसने कहा इनका जो ये जो परिणामी है इसका परिमाण अधिकतम 17 है, मतलब R का मैक्सिमम मान कितना है 17, और R का मिनिमम मान कितना है, न्यूनतम मान कितना है 7, मतलब R का जो मिनिमम मान है वो कितना है 7। क्या मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि दो सदिशों का जो परिणामी होगा उसका परिमाण अधिकतम तब होगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, और न्यूनतम तब होगा जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो। जब एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब दो सदिश हैं ए और बी तो इनके परिमाण जुड़ जाएंगे, और जब मिनिमम होगा विपरीत दिशा में होगा तो इनका परिमाण घट जाएगा, ए माइनस बी। ध्यान से देखो, यहाँ वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि यहाँ सिर्फ परिमाण की बात हो रही है। किसकी? परिमाण। क्रम से 17 और 7 है। अधिकतम परिमाण होता है a प्लस बी, न्यूनतम परिमाण होता है a माइनस बी। तो मैं इसको और अच्छे से ये लिख सकता हूँ कि जो a प्लस बी है वो 17 है और a माइनस बी जो है वो 7 है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके लिख दिया मैंने कि जो मैक्सिमम होगा वो जोड़ने पे आएगा, मिनिमम आएगा वो घटाने पे आएगा। क्या मैं दो इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी का मान निकाल सकता हूँ? आप कर लेना खुद से, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। यहाँ से ए का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, और जो बी का मान है वो 5 आ जाएगा। मैंने कैसे किया बच्चों? इनका एक तरीका होता है कि अगर दो इक्वेशन है, एक प्लस और एक माइनस, तो बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 17 और 7 24 होते हैं, 24 का आधा 12, और छोटा मान निकालने के लिए छोटा मान निकालने घटा के आधा कर दो। 17 में 7 गए 10, 10 का आधा 5। बड़ा मान a है तो a 12 आ गया, छोटा मान b है। कैसे पता a बड़ा है? a में से b को घटाया है तो a बड़ा है और b छोटा है। तो मेरे पास a का परिमाण आ गया और b का परिमाण आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये। अब आगे पढ़ो। यदि ये दो सदिश एक दूसरे के लंबवत कार्य करें, कौन? a और b एक दूसरे के क्या है? लंबवत। तो इनके परिणामी, इनका परिणामी कहीं बीच में होगा। r का परिमाण ज्ञात करो। आप सब जानते हैं r का परिमाण जो होता है वो हम लिखते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा a और b के बीच का कोण है जो कि 90 डिग्री है, लिखा है लंबवत। कोस 90 होता है, 0 में सीधा लगाऊंगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का मान है 12, b का मान है 5, 12 का स्क्वायर होता है 144, b 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 और 25 169, और 169 होता है बच्चों 13 का स्क्वायर। तो 169 का अंडर रूट आ जाएगा 13। तो जो हमारा आंसर है परिणामी का परिमाण कितना आया है? 13। अब बच्चों देखो यहाँ 17वें 7 के साथ मात्रक नहीं लिखे हुए हैं। अगर ये दो सदिश बल है तो ये 17 न्यूटन 7 न्यूटन हो जाएगा। अगर ये वेग है तो 17 मीटर पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अभी मैं खाली, आप ये मान के चलेंगे कि मात्रक इनके साथ तब होगा जब हमें कुछ पता होगा, वरना खाली मैं लिख सकता हूँ 17 मात्रक 7 मात्रक, और यहाँ जब ये आंसर आएगा तो मैं कहूँगा ये 13 मात्रक आंसर है, ठीक है। तो हमें परिणामी का परिमाण निकालना था। दिशा बोल देता तो दिशा के लिए आप ये लगा लिख लेते अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b अपॉन ए। वेक्टर नहीं है परिमाण, b अपॉन ए। कन्फ्यूजन तो नहीं है कैसे लिखा है? तो पुरानी वीडियो देखो जिसमें हमने किए हैं,
ठीक है, चलो बताता हूँ। अल्फा किसके साथ, आर ने किसके साथ बनाया, ए के, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी, ऊपर बी, ऊपर साइन, दोनों के बीच का कोण 90, नीचे कोस, दोनों के बीच का कोण 90, साइन 90 1, कोस 90 0, तो सारा 0 हो गया। तो फॉर्मूला बनता है बी अपॉन ए। बी कितना है, बी 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 5, ए कितना है 12, तो इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 5/12। मुझे इसका मान नहीं पता है तो यही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा हुआ इससे कि हाँ चीज़ ऐसे करनी है। बढ़ते हैं आगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे बच्चों। कहता है दो सदिशों ए व बी का परिणामी ए के लंबवत है, यहाँ कॉमन लगा देना चाहिए, तथा इसका परिमाण बी के परिमाण का आधा है, ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। दो सदिशों ए व बी का परिणामी ए के लंबवत है। सबसे पहले मैंने ए बनाया, जैसा क्वेश्चन कहता रहे ना ऐसा करते रहो बस। ए व बी का परिणामी मैंने मान लिया आर होगा, भाई परिणामी आर होता है, मैंने मान लिया। ए के लंबवत है, ए के लंबवत बनाया ये आर वेक्टर, और जैसे ही लंबवत बनाया मैंने यहाँ कोण लिखा 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है, अभी एक क्वेश्चन किया था और बताया था कि जो परिणामी होता है वो जो कोण बनाता है वो दिशा बताता है, दिशा मतलब अल्फा, मतलब ये 90 डिग्री है। तो बी कहाँ होगा, ए बना दिया और आर बना दिया। आप सब जानते हैं ए और बी का परिणामी उनके बीच में होगा, परिणामी यहाँ है, ए यहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कौन होगा, ये बी वेक्टर होगा। मैंने ए बनाया, बी बनाया, आर बनाया। आर क्या है, ए और बी का परिणामी, ए के लंबवत है, तथा इसका परिमाण, किसका परिमाण, आर का परिमाण, किसका, आर का परिमाण बी के परिमाण का, बी के परिमाण का आधा है। जैसा जैसा कहा ऐसा ऐसा मैंने लिखा। आर का परिमाण बी के परिमाण का आधा है, ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मैंने कहा मान लेते हैं ए और बी के बीच का कोण थीटा है। कितना है, थीटा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई। इस अल्फा से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा भाई हमें पता है tan अल्फा का फॉर्मूला होता है, या अल्फा का जो फॉर्मूला अगर आपने ऐसे पढ़ रखा है कि tan इनवर्स अल्फा बना किसके साथ है, आर अल्फा किसके साथ बना रहा है, ए के साथ, तो आप लिखेंगे a प्लस बी ऊपर साइन नीचे कोस। ए और बी के बीच का कोण हमने थीटा माना है तो यहाँ थीटा आएगा, मैंने लिखा। tan इनवर्स को जब इधर लेके आऊँगा तो मैं इसको सीधा ही लिख लूँ tan अल्फा। अल्फा कितना है 90, tan 90, tan 90 डिग्री, बी भी नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता अभी मैं, a प्लस बी कोस थीटा। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या भाई कैमरा में, हाँ बिल्कुल। हमने कहा tan 90, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन, और tan 90 को लिख सकता हूँ मैं 1/0 बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो 0 हो गया, ये बचा a प्लस बी कोस थीटा बराबर 1, नहीं सॉरी 0। और यहाँ से फिर से मुझे पता चला कि जो b कोस थीटा है, b कोस थीटा वो कितना है -a, मतलब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये हमने अल्फा से शुरुआत कर ली जो सबसे पहले पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिमाण से। परिमाण होता है r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। r कितना है, b का आधा, तो r की जगह मैं लिख दूंगा b/2। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दूं, जैसे स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगा b/2 का स्क्वायर, इधर बचेगा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। अरे कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे कर दिया, r की जगह लिखा b/2। तुम कहोगे वेक्टर कहाँ, अरे भाई परिमाण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं खाली, है ना। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा b²/4 a² प्लस b²। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा b कोस थीटा पे, मैंने कहा b कोस थीटा कितना है -a तो अलग है, ये 2a, b कोस थीटा की जगह -a। मैं ऐसा करता हूँ 4 को उधर लेते जाऊँ, मल्टीप्लाई करते हैं b², ये हो जाएगा 4a² 4b², 4 दूनी 8 प्लस माइनस a², 4 दूनी 8 a × a² प्लस माइनस। अच्छा जी ऐसा करते हैं,
ये बी स्क्वायर उधर जा कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 बी स्क्वायर में से 1 बी स्क्वायर गया, कितना 3 बी स्क्वायर। 8 ए स्क्वायर में से 4 ए स्क्वायर गए तो बचे -4 ए स्क्वायर, इधर कुछ नहीं है 0, इधर ले आओ तो ये जाएगा 4 ए स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं 4 को, 4 ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। मैंने ये कर दिया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है थीटा। क्या निकालना है, थीटा। और थीटा निकालने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब डाल देते हैं वैल्यू, कोई नहीं, इस इक्वेशन पे आ जाते हैं दोबारा। क्या कहती है ये, बी कोस थीटा बराबर -a। ऐसा करते हैं, यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से a का मान कितना आएगा, दिखाई दे रहा है, या यहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो यह जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर बटे 4। जब a करूँगा तो इधर लेके जाएंगे अंडर रूट, 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, बी स्क्वायर का जाएगा b, मतलब a का मान आ गया अंडर रूट 3 बटे 2 b, यहाँ रख दो, b कोस थीटा, a का मान है अंडर रूट 3 बटे 2 b से गया b, कोस थीटा का मान आया माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। अब फिर आप कहोगे कि ये कैसे करें, कोस माइनस है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो कोस लिखो, 180 लिखो, कोस में रूट 3 बटे 2 30 का मान होता है, तो 30 को घटा दो, तो यहाँ से कोस थीटा आ गया कोस 150, 180 में से 180 में से 30 गया तो कितना बचा, 150 डिग्री, तो थीटा आ गया 150 डिग्री, मतलब दो ए और बी के बीच का कोण है 150 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। आपको ऐसे क्वेश्चन करके ही पता चलेगा कि अच्छा सदिशों को ऐसे करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन 11 कहता है, पढ़ेंगे एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। दो बलों ए व बी का परिणामी R1 है, यदि b को दोगुना कर दिया जाए तो इनका नया परिणामी R2 a के लंबवत हो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, आपको खुद से भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैं करता हूँ उसको शुरुआत में। मैंने कहा मान लेते हैं ये हमारा a वेक्टर है, दूसरा कौन है, b वेक्टर। मुझे नहीं पता है कहाँ, लेकिन मुझे आइडिया है कहाँ है, आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ होगा। मैंने कहा कि ये बी वेक्टर है, आपने कहा आपने यहाँ क्यों नहीं बनाया, मैं कहूँगा कि मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र करेंगे। इनका परिणामी R1 है, परिणामी हमेशा दो सदिशों के बीच में होता है, R1 है। मैंने मान लिया A और B के बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक है जी। इसने कहा यदि B को दोगुना कर दिया जाए, b को दोगुना करने का मतलब ये है बच्चों कि b का परिमाण पहले से दोगुना है। b एक बल है, मान लो ये पहले 5 न्यूटन था, अब इसको 10 न्यूटन कर दिया जाएगा। एक एक साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो a जो का तो रहेगा, बस b जितना पहले था उससे दोगुना बना देंगे। मैं यहाँ दोगुना नहीं बना सकता, लेकिन आप समझेंगे कि अब ये b दोगुना हो गया है। पहले b था, अब ये 2b हो जाएगा। क्या, 2b, पहले b था अब दोगुना हो गया तो ये 2b हो गया। लेकिन बच्चों दोनों के बीच का कोण नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, आपने ही मुझे कहा कि भैया हमने a को नहीं बदला, a उतना ही है, b की दिशा नहीं बदली, बस b को लंबा कर दिया। अरे लंबा कर दिया मतलब बड़ा कर दिया, तो कोण थोड़ी बदलेगा, है तो इसी दिशा में। लेकिन जैसे ही हमने b को दोगुना किया, ये R1 खिसक के और b के पास आ गया, और ये इस तरीके से आया कि ये a के लंबवत हो गया। जो ये R1 है ये अब नया परिणामी बन गया R2, और इसने a के साथ बनाया कितना कोण, 90 डिग्री। समझ आइए के बाद, तो हमने कहा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपके सामने 2 डायग्राम बनाए हैं, ये पहली स्थिति है, ये हमारी दूसरी स्थिति है। पहले 2 सदिश हैं a और b, उनके बीच का कोण मैंने थीटा मान लिया, उनका परिणामी R1 है। जैसे ही मैंने b को दोगुना किया, मतलब इसकी लंबाई दोगुनी की, इसका परिमाण दोगुना किया, ये जो नया परिणामी है ये अब R1 से R2 हो गया, ये a के लंबवत हो गया। आपने कहा कि R1 R2 क्यों हो गया है। बच्चों मुझे बताओ, क्या इस b का मान बदल गया, जी b दोगुना हो गया तो इस R1 का भी तो मान बदलेगा, और साथ में इसकी दिशा भी बदलेगी। मैंने बार बार बताया है कि जो परिणामी होता है ना वो बड़े सदिश के पास होता है। अब 2 गुना हो गया ये, तो मतलब ये और बड़ा सदिश हो गया, तो जो ये है हमारा परिणामी a और b का, ये अपने आप को बदल के कितना कर लेगा, R2, और a के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, अब 2 स्थितियां हमारे सामने हैं, करते हैं। अच्छा जी, यहाँ जाओ, फॉर्मूला लगाते हैं, r बराबर, बढ़िया क्वेश्चन है ये,
ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर कितना है, R1 है बच्चों। पहली स्थिति के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ पहली स्थिति, स्थिति 1, ए तो ए ही है, बी बी है और थीटा थीटा है। तो बस यहाँ मुझे सिर्फ क्या करना था, आर की जगह R1 और मैंने मान लिया कि इक्वेशन 1 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्थिति 2 की। स्थिति 2 कहती है कि अब R की जगह कौन है, R2। बोलो यार R2। A की जगह है A, तो यह जाएगा A स्क्वायर। B की जगह है 2B, 2B का स्क्वायर। A की जगह A, B की जगह 2B और थीटा अब भी उतना ही है, थीटा नहीं बदला था, कोस थीटा। तो R2 हमारा आया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4AB कोस थीटा। ये हमारी समीकरण 2। मैंने 2 समीकरण बना ली, एक बार पहली स्थिति से, एक बार दूसरी स्थिति से, और फॉर्मूला लगाया सिंपल सा हमारा जो हमें आज तक पता है। अब आते हैं यहाँ, ये थीटा। अरे यार अभी 2 क्वेश्चन करके हटे हम कि जो परिणामी है, जो थीटा बनाता है, कोण, थीटा नहीं कोण बनाता है, वो हमें दिशा बताता है। मतलब ये जो R2 ने A के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया, ये कौन है, अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। अल्फा बना किसके साथ है, A के साथ, A प्लस बी, ऊपर भी B साइन थीटा, नीचे कोस थीटा। मैं इसको लिख लेता हूँ tan अल्फा, जिससे हमारा टाइम बच जाए। अल्फा कितना है, 90 डिग्री। tan 90 होता है नॉट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित, जिसको हम लिखते हैं 1/0। B का मान कितना है, B का मान आप कहोगे B का मान है 2B। कितना, 2B। अब B नहीं है, कितना है, 2B। तुम कहोगे यहाँ क्यों लगा रहे, अरे भाई यहाँ मुझे R1 का एंगल नहीं पता है, इसमें तो मुझे बताया गया है कि R2 A के लंबवत हो गया, तो मुझे पता है B की जगह है 2B साइन थीटा, A प्लस B की जगह है 2B कोस थीटा। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये हो गया 0, 0 से गुना होके ये बचा A प्लस 2B कोस थीटा बराबर 0। और यहाँ से 2B कोस थीटा का मान आ गया बच्चों -A। 2B कोस थीटा का मान कितना है, -A। जहाँ जहाँ मुझे ये दिखेगा मैं ये वैल्यू यहाँ डाल दूंगा। समीकरण 1 से यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, R1 बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B कोस थीटा, 2B कोस थीटा। ये खाली यहाँ कौन बचा, A लिख लेता हूँ। ये जो 2 कहाँ, ये 2B कोस थीटा कितना है, -A। यह आ गया -A। R1 बराबर अंडर रूट, यह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, R1 आ गया अंडर रूट B स्क्वायर, अंडर रूट में से B स्क्वायर बाहर आएगा B, मतलब R1 का मान कितना है, R1 का मान B है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन अभी हमें पूछा है कि R2 भी बताओ, R2 में भी देख लेते हैं एक बार डाल के। इसको हटा दूं क्या मैं, इसको हटा रहा हूँ या ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ समीकरण 2 से। ये हमने समीकरण 1 से किया। समीकरण 2 ये कहता है R2 बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस, जैसे ही मुझे 2B कोस थीटा दिखा, मैंने इस 4 को लिखा 2 गुना 2। यहाँ ऐसा करता हूँ, इसको 4 को लिखता हूँ 2, 4 के साथ लिख लेता हूँ 2 के लिए लिख लेता हूँ A, और जो 4 में से 2 बचा उसको लिख देता हूँ 2B कोस थीटा, 2B कोस थीटा। यह आ गया A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 2A, और 2B कोस थीटा है बच्चों -A, तो यह जाएगा -A। ये हो गया A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस माइनस 2A स्क्वायर। यहाँ से आएगा 4B स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो -1A स्क्वायर। तो R2 का मान ये आया, जो कि यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये है कि R1 किसके बराबर है, B के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। देखो क्या क्या करना पड़ा हमें, पहले डायग्राम बनाना पड़ा। अब आप मुझे कहोगे कि मुझे कैसे पता था कि ये ऐसे है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, क्या A और B ने अपनी दिशा बदली है क्या? नहीं, पहले A था, A अपनी जगह है, B था, B अपनी जगह है, लेकिन डबल हो गया। अरे डबल हुआ है, दिशा थोड़ी बदली। तो जब दूसरी बार परिणामी इसके लंबवत होगा
तो भाई ये जो 2b होगा ये कहीं दूर होगा इससे, क्योंकि हमेशा परिणामी को बीच में आना है। अगर मैं इस 2b को यहाँ बना देता यहाँ, तो फिर मैं R2 को लंबवत कैसे बनाता? मुझे R2 लंबवत बनाना था, इसलिए मुझे पता था कि जो हमारा B और ये 2b है ये 90 से बड़े कोण पे होंगे, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बनाया। अगर मैं B को पहले ही यहाँ बना देता तो परिणामी तो कहीं बीच में ही आता, और परिणामी को हमें दूसरी बार करना था 90 डिग्री पे, तो मुझे पहले ही पता है कि B को ऐसे बनाना पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिस के साथ अब सब चीज़ें सीख जाओगे। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। एक सदिश A जिसका परिमाण 8 है को सदिश B जो x अक्ष के अनुदिश है के साथ जोड़ा जाता है। A को B के साथ जोड़ा जाता है। इनका योग y अक्ष के अनुदिश है तथा योग का परिमाण B के परिमाण का दोगुना है। B का परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं सारे बढ़िया ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की वीडियो में बच्चों। मतलब मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला के साथ हमने को कर दें, कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले बात हो रही है x और y की, तो मैंने इतना सबसे पहले एक बनाया x अक्ष और एक बनाया y अक्ष। सब जानते हैं x और y के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, सबका मतलब जो पढ़ते हैं, ठीक है। कभी तुम कहो कि हाँ यहाँ तो हमारे ताऊ जी को तो पता ही नहीं है। इसने कहा सदिश A जिसका परिमाण 8 है, सदिश A का परिमाण 8 B के साथ जोड़ा जाता है। B कहाँ है? x अक्ष पे, ये है हमारा B वेक्टर। इनका योग, किनका योग? A और B का योग। A और B का योग क्या होता है? A प्लस B। A प्लस B y अक्ष के अनुदिश है। A प्लस बी किसके अनुदिश है? y। क्या A प्लस बी कोई परिणामी बोलते हैं? मैं इसको R बोल देता हूँ। इसने कहा योग का परिमाण, योग का परिमाण, अच्छा लिखने की जरूरत है नहीं R, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्यों लिखा। A प्लस बी का परिमाण कितना है? B के परिमाण का दोगुना। दोगुना है किसका? B के परिमाण का, ठीक है। ऐसे लिख लिया हमने। क्या बच्चों हमने सीख रखा है कि मैं इसको खाली ऐसे भी लिख सकता हूँ A बराबर 8, या मैं इसको खाली लिख सकता हूँ A प्लस बी बराबर 2B, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये मॉडल डंडे हटा के सिंपल लिख सकते हैं। हमें B का परिमाण निकालना है। कैसे निकाल लें? आपने कहा कि भाई ये जो है ये परिणामी है, और परिणामी कोण कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? 90 डिग्री का। किसके साथ? x अक्ष के साथ। हमने कहा तो ऐसा करते हैं ना कि परिणामी जो कोण बनाता है, परिणामी जो कोण बनाता है उसको तो हम दिशा बोलते हैं, मतलब अल्फा। यहाँ अल्फा कितना है? 90 डिग्री। भाई 3-4 क्वेश्चन में पहले ही करा चुका हूँ इस वीडियो में इस तरीके से। अब अगर अब भी कन्फ्यूजन रहेगा तो दिक्कत है। A प्लस बी क्या है? परिणामी। परिणामी जो कोण बनाता है उसको दिशा बोलते हैं, और दिशा लिखने का तरीका हमने सीखा है अल्फा। अब सीधा मैं tan अल्फा लिखूंगा। अल्फा बना किसके साथ है? x के, मतलब b के साथ। तो यहाँ लिखूंगा b प्लस a, ऊपर आएगा a, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कोस। जहाँ साइन ये इनके बीच आएगा, a और b के बीच का कोण मुझे तो नहीं पता है, मैंने लिख दिया थीटा। मुझे पता ही नहीं है b, मुझे b पता है x पे है, इनका योग पता है। a कहाँ है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन आपको पता है अंदाजा कि ये यहीं कहीं होगा, क्योंकि परिणामी हमेशा a और b के बीच में होगा। a और b का परिणामी a और b के बीच में होगा। यहाँ ये है तो ये कहीं होगा a, लेकिन मुझे नहीं पता भाई, मैंने थीटा मान लिया। क्योंकि ये 90 है, tan 90 होता है नॉट डिफाइन, 1/0 लिख देंगे, ये आ गया 1/0 a साइन थीटा बटे b प्लस a कोस थीटा। ये जाएगा, यह जाएगा b प्लस a कोस थीटा बराबर 0, और यहाँ से a कोस थीटा कितना है बच्चों? -b। ये बड़े काम की चीज़ है हमारे लिए। a कोस थीटा कितना है? -b। हमने कहा ठीक है, अब काम तो चला नहीं है, अभी तो पूरा हुआ नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं हुआ? हम फॉर्मूला लगाएंगे r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। r क्या है? ये a प्लस बी है, और इसका मान है 2b। a प्लस बी का मान कितना है? 2b। अरे भाई a प्लस बी ही तो परिणामी है, तो हमने उसको 2b लिख दिया। a का परिमाण दे रखा है क्या? हाँ 8 दे रखा है, तो ये जाएगा 8 का स्क्वायर। या बाद में ही करते हैं, बाद में करेंगे हम। a² प्लस b²
प्लस जैसे ही मैंने a cos थीटा देखा a cos थीटा तो ये बचा 2b और a cos थीटा कितना है -b तो मैंने -b लिखा, दोनों का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर होगा 4, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर को इधर लेके गए तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, 5b स्क्वायर, तो मुझे तो b स्क्वायर का परिमाण चाहिए, a का परिमाण है मेरे पास, a का परिमाण है 8, 8 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर आ गया 8 का 64, ऐसा लिख देते हैं ना, क्यों करें हम, अरे ऐसा करते हैं यार, b स्क्वायर आ गया a स्क्वायर बटे 5 और b आ जाएगा, जब अंडर रूट करूँगा तो a और बटे में आ जाएगा अंडर रूट 5, a का मान है कितना 8, तो b का परिमाण आ गया बच्चों 8 बटे अंडर रूट 5। ऐसा ये सवाल था, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इनमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12, बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि दो एकांक सदिश a कैप और b कैप के बीच का कोण 60 डिग्री है तो a कैप माइनस b कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखने में या सुनने में आपको भारी भले ही लग रहा हो, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत आसान सवाल है। अब आप देख लो एक बार कि आसान कैसे है। मैंने कहा दो एकांक सदिश a कैप b कैप, क्या हमें पता है कि एकांक सदिश किनको बोलते हैं, जिनका परिमाण 1 होता है, मतलब a कैप का परिमाण भी 1 होगा और b कैप के परिमाण भी 1 होगा। कैप लगते ही या देखा हमने एकांक सदिश, कैप भी ना लगा हो, जब उसने खुद बोल दिया एकांक सदिश तो इनका परिमाण 1 1 है। दोनों के बीच का कोण थीटा 60 डिग्री है, तो ये निकालना है हमें। क्या हमने आज तक पढ़ा, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ कि अगर मैं आपको पूछूं कि a माइनस बी का परिमाण कितना होता है, a माइनस बी का परिमाण कितना होता है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ये a वेक्टर है तो उसका परिमाण a, b वेक्टर है तो b का परिमाण b, और दोनों के बीच का कोण थीटा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करूंगा, बस यहाँ a वेक्टर ना होके a कैप है तो क्या आएगा अंडर रूट इसका परिमाण, a कैप का परिमाण का स्क्वायर, जैसे यहाँ a स्क्वायर है, b कैप के परिमाण का स्क्वायर माइनस है 2 a कैप का परिमाण b कैप का परिमाण और दोनों के बीच का कोण मतलब थीटा, साथ में कोस थीटा। बताना मुझे a का परिमाण कितना 1 प्लस b का परिमाण कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 a और b 1 गुणा 1 कोस 60 होता है बच्चों 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 से गया 2 माइनस 1 2 माइनस 1 अंडर रूट 1 मतलब 1, तो मतलब a कैप माइनस b कैप का परिमाण कितना आ गया 1 आ गया। इतना आसान ही क्वेश्चन था, मुझे तो लगता नहीं तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आई होगी। हो सकता है तुम्हें लगेगा ये क्या लिख दे, अरे भाई यहाँ a वेक्टर है तो ये a वेक्टर का परिमाण है, तो a कैप का परिमाण कितना है 1, बस मैंने लिख के समझाया तुम्हें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सामने आपके बार पढ़ेंगे, एक डायग्राम दिया है और साथ में कुछ लिखा है। 3 सदिशों OA, ये हमारा OA सदिश है, OB ये OB है और तीसरा है OC, तीनों का परिमाण समान है R है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि OA का परिमाण कितना है R, OB का परिमाण कितना है ये भी R है और OC का परिमाण भी कितना है R है। इन तीनों सदिशों के योग का परिमाण ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है परिणामी, योग का मतलब होता है परिणामी, मतलब मुझे इन 3 सदिशों का परिणामी निकालना है। लेकिन बच्चों हमने तो आज तक 2 ही सदिशों का परिणामी निकालना सीखा। मतलब इस क्वेश्चन में अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर 2 से ज़्यादा सदिश हों उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। पहले हम इनमें से कोई 2 सदिशों का परिणामी निकाल लेंगे। A और B के बीच का कोण 45 है, B और C के बीच का कोण 45 है, A और C के बीच का कोण देखो 90 डिग्री है ये टोटल। तो हमें जब भी 3 सदिश या ज़्यादा सदिश सोल्व करने हो तो उनमें से पहले 2 को सोल्व करेंगे, 2 को सोल्व करके 1 आ जाएगा,
यहाँ 3 है, 3 में से पहले 2 को सोल्व करो, 2 को सोल्व करके 1 आएगा, 1 बचा हुआ है, फिर से 2 हो गए, उन 2 को सोल्व करो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर 4 हो, 4 में से 2 को सोल्व करो, बचे 2, पहले 2 को सोल्व करके 1 आया, बचे हुए 2 में से 1 और ले लो, फिर 2 में सोल्व करो, 1 और आएगा, फिर बचे हुए को लगा दो, ऐसे हम करके हम लास्ट तक पहुंचेंगे। यहाँ 3 है। मेरे लिए सबसे आसान होता है सोल्व उनको करना जिनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, क्योंकि कोस 90 0 हो जाता है। तो सबसे पहले मैं OA और OC को सोल्व करूंगा। क्या करूंगा? OA और OC को। सदिश OA व OC का परिणामी। बढ़िया सवाल है, यहाँ से एक नई चीज सीखोगे तुम। OA व OC का परिणामी कौन होगा? मुझे नहीं पता कौन होगा, मैंने नाम भी नहीं दिया। OA व OC के परिणामी का परिमाण। 2 को तो सोल्व करना आता है हमें, मैंने इसको R बोल दिया। क्या बोल दिया? R अंडर रूट। अगर भाई ये खाली A होता तो मैं यहाँ लिखता A² प्लस B², यहाँ लिखूंगा OA² प्लस OB² प्लस 2A² प्लस B² प्लस 2AB। A नहीं है, OA है, B नहीं है, OB है, और उनके बीच का कोण थीटा। क्या OA, मैं OC सोल्व कर रहा हूँ भाई, गलती से मैंने यहाँ B लिख दिया। OA और क्या मैं अच्छा OA और OB को नहीं सोल्व कर सकता? पहले कर सकता हूँ, लेकिन मुश्किल हो जाएगा बहुत। मैं सबसे पहले उनको सोल्व करता हूँ जिनके लिए हमें कोण आसानी से 90 डिग्री का मान 0 होता है कोस में, तो मैं OA और OC को सोल्व करूंगा। जैसे ही कोस 90 हुआ, ये सारा 0 हो गया, तो खाली बचा OA² प्लस OC² अंडर रूट में। अच्छा, ये R पहले ही है, मैं इसको R' मान लेता हूँ। तुम कहोगे भैया बीच बीच में बदल लिया, ये R है तो मैंने नया जो परिणामी है OA व OC का, उसको R' मान लिया। OA कितना है? OA R। OC कितना है? R अंडर रूट 2R², तो यह जाएगा अंडर रूट 2R। R' कितना आ गया? अंडर रूट 2R। मतलब जब मैंने OA और OC को सोल्व किया, कितना आया? अंडर रूट 2R। सुनना, अभी मुझे दिशा भी निकालनी है। अब मैं इसकी निकाल लूँगा दिशा। दिशा निकालने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि परिणामी ने कितना कोण बनाया। R' ने कोण बनाया, मैं मान लेता हूँ OA के साथ अल्फा बनाया। माना R' OA के साथ अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। आपने कहा अल्फा लिखने का तरीका, आपने कहा tan इनवर्स। अल्फा बनाया किसके साथ? OA के साथ, OA। तो यहाँ आएगा OA, ऊपर आएगा OB साइन 90, और नीचे आएगा प्लस OB कोस 90। साइन 90 मान 1 हो गया, कोस 90 0 हो गया, ऊपर बचा OB और नीचे बचा OA। आप सब जानते हैं क्या? मैं tan इनवर्स को इधर लेके लिख लूँ क्या? tan अल्फा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब OB कितना है? OB R। OA कितना है? R। R बटे R का मान हो जाएगा 1। आप कहेंगे कि 1 का मान, 1 किसका मान होता है? tan 45 का। तो अल्फा कितना आया? 45 डिग्री। एक नई चीज़ पता चली, सुनना ध्यान से, कि जो ये R' है ना, जो OA और OC का परिणामी है, इसको लिख देता हूँ R' वेक्टर। परिणामी वेक्टर होता है, परिमाण खाली परिमाण होता है। ये OA के साथ 45 डिग्री बनाता है। OA के साथ 45 कौन बना रहा है भाई? OB। इसका मतलब ये है कि जो हमारा R' है, ध्यान से सुनो, R' OA के साथ कितना कोण बना रहा है? 45। और OB भी कितना बना रहा है OA के साथ? 45। मतलब R' तथा OB एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। बात समझ नहीं आई? एक बार फिर सुनो। मैंने कहा, मैंने मान लिया कि जो R' है, R' कौन है? OA और OC का परिणामी। OA के साथ कितना कोण बना रहे? अल्फा। अल्फा कितना है? 45। मतलब इस R' ने OA के साथ 45 डिग्री कोण बनाया। आप कहोगे नीचे भी तो बना सकता है। अबे बेवकूफ़ हो, परिणामी हमेशा A और C के बीच ही तो आएगा, A और C के, इसके बीच ही तो आएगा। तो हमने कहा यहाँ कैसे हो सकता है? तो आपने कहा यहाँ कहीं होगा। और OB भी कितना बना रहा है? 45। मतलब जो R' है ना, और ये OB, ये एक ही दिशा में है। इसका मतलब अब हमने OA और OC को सोल्व करके R' लाया, बचा कौन? OB। और R' और OB एक ही दिशा में है। और हमने बार बार पढ़ा है कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, उनका परिणामी किससे निकालते हैं? उनको जोड़ के निकाल देते हैं। अतः R' व OB के परिणामी, इसको मान लेता हूँ R" का परिमाण
जो एक दिशा में होते हैं उनको जोड़ देते हैं, मतलब हम आर डैश को ओ बी के साथ जोड़ देंगे। आर डैश कितना आया है √2r, ओ बी कितना है r, r यहाँ से कॉमन आ गया, आंसर आया √2 + 1, ये हमारा आंसर आ गया √2 + 1 × r। क्या आपको समझ आया? इस सवाल से हमने सीखा कि 3 सदिशों को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे आसान सोल्व होता है वो करना जिनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा ही। चलिए इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। पहला और ये आपको सिखाएगा कि 2 से ज़्यादा को हम कैसे सोल्व करें, 3 को। इसने कहा 3 बल हैं एक समतलीय बल में होते हैं जो एक ही समतल में होते हैं। जब हमने आपको सदिशों का वर्गीकरण पढ़ाया था वहाँ बताया था एक समतलीय सदिश किनको बोलते हैं। 3 बल हैं 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। जो 300 न्यूटन है वो 0 डिग्री पर है। अब ये 0 डिग्री मैंने मान लेता हूँ कि ये है एक्स अक्ष, अपने मन से मान लिया। एक्स अक्ष नहीं मानना तो रेखा मान लो कोई। यहीं से सारे कोण मापेंगे। पहला कोण ये खुद है कितना 300 न्यूटन 0 डिग्री पर। हमने कहा दूसरा 400 न्यूटन 30 डिग्री पर। कितना 400 न्यूटन कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर। फिर 400 न्यूटन, ये 400 न्यूटन है, ये 150 डिग्री पे है। सारे कोण यहीं से मापने हैं तो मैंने कहा ये आ गया 150 डिग्री। इसने कहा इनका परिणामी क्या होगा? परिणामी मतलब इनको सोल्व करना, योग करना इनका। क्या करें भाई, 3 को करना तो हमने सीखा ही नहीं है, हमने तो 2 करने सीखे हैं, तो 2 उठा लो, कोई उठाएं। चलो अच्छा मुझे बताओ ये कितना है? ये है 400 न्यूटन। ये कितना, अब देखो कॉन्सेप्ट कितने काम आते हैं। ये 400 न्यूटन, ये 400 न्यूटन। मुझे बताना ये इस 400 न्यूटन और 400 न्यूटन के बीच का कोण कितना है? भाई टोटल 150 है, ये 30 है, तो ये शायद 120 डिग्री बचा। बोलो बेटा, ऐसे ही करने पड़ेंगे तभी जाके आसान कर पाओगे, वरना देखते रहो किसको क्या करना है। मैंने देखा ये 400 बराबर हैं। बराबर देखते ही मेरे मन में आया कि इनका जो परिणामी होगा ना 400 का बिल्कुल बीच में होगा। जब 2 सदिशों का परिणामी बराबर होता है, परिमाण जब 2 सदिशों के परिमाण बराबर होते हैं तो उनका परिणामी बिल्कुल बीच में होता है। 400 के बीच का कोण है 120 का बिल्कुल बीच बैठेगा 60 डिग्री, और 60 में जैसे ही मैं ये 30 जोड़ूंगा क्या मुझे ये 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले 400 को सोल्व करूंगा। किसको? 400 को। बात समझ आई क्या? थोड़ा ध्यान से देखना। मैं कहा कि मुझे जैसे ही ये बराबर दिखे ना तो मेरे मन में आया कि इनका जो परिणामी होगा वो इनके बिल्कुल बीच में आएगा। मैंने इन कोण देखा, टोटल कोण यहाँ से 150 था तो इनके बीच का बनेगा 120 का आधा होता है 60। अगर ये खाली 60 है और ये 30 है तो टोटल हो जाएगा 90। मतलब जो ये है यहाँ से कितने कोण पे है? 90 पे। मैंने इसको नाम दिया आर डैश। 400 न्यूटन व 400 न्यूटन, 2 400 न्यूटन के परिणामी कौन है? आर डैश का परिमाण। सुनना ध्यान से। आपने कहा आर डैश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ए कौन है? 400 न्यूटन, 400 का स्क्वायर। बी कौन है? 400 न्यूटन, 400 का स्क्वायर। 2a, ए कौन है? 400। बी कौन है? 400। कोस थीटा कितना है? 400 के बीच का कोस 120। कोस 120 का मान होता है -1/2। तो आप समझ आया कि ये 400 का स्क्वायर, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्या अब तक कट जाए कुछ? 400 का स्क्वायर कोस 120 -1/2, माइनस प्लस माइनस 1/2, ये 1/2 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 400 का स्क्वायर। इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया था, ये गया √400 का स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया 400 न्यूटन। मतलब ये जो आर डैश आया, ये आर डैश ये हमारा कितना आया? 400 न्यूटन। अच्छा ये आया कब? जब मैंने इसको और इसको सोल्व कर लिया। अब हम इनकी कोई बात नहीं करेंगे। अब मेरे पास एक 400 न्यूटन है और एक 300 न्यूटन है, और दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। इस 400 न्यूटन और एक 300 न्यूटन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। तो मैंने कहा इस 400 न्यूटन का नाम क्या है? आर डैश। आर डैश व 300 न्यूटन का के परिणामी का परिमाण, मैं इसको आर मान लेता हूँ। आर का फॉर्मूला होगा √a² + b²। थीटा 90 होने की वजह से कोस 90 जीरो हो गया, खाली बचेगा a² + b²।
हमने कहा अच्छा ए कितना है 300, तो यह आ जाएगा 300 का स्क्वायर, बी कितना है 400, तो यह जाएगा 400 का स्क्वायर। आप पूरे कोना देखो, आप देखो सिर्फ 3 को, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, 25 तो यह आ गया 25, ये आ गया 20। ठीक है जी, ऐसा ही किया गया। अरे भाई 300 का स्क्वायर जो होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा 500 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, मैंने ऐसे किया, सॉरी गलती से किया, मैंने 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट आएगा 5, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 5 और साथ में 20, 500 न्यूटन। आप पूरा सोल्व करके कर लेना, आपको इतनी चीज़ें तो आती हैं। मैंने बता दिया कि जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 500 न्यूटन। मतलब इन तीनों का जो परिणामी है वो कितना, उसका परिमाण कितना है 500 न्यूटन। पहले मैंने 400 को सोल्व किया, 400 आंसर आया। इस 400 और 300 का सोल्व करके कितना आया 500। क्या मैं इसकी दिशा भी निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं मान लूँ ये जो R है ये इस 300 के साथ कहीं, ये जो R है ये R कितना कोण बनाता है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है tan इनवर्स, अल्फ़ा बना है 300 के साथ तो यह आएगा 300, इसको हटा रहा हूँ कर लेना, 300 प्लस ऊपर आएगा 400, साइन 90 नीचे आएगा 400, कोस 90, कोस 90 0 सारा 0, साइन 90 1, 400/300 4/3, tan इनवर्स 4/3। और कल मैंने आपको बताया भी था 4/3 कैसे निकालते हैं। क्या मैंने आपको त्रिभुज बताया था एक ये कि ये 90 डिग्री और 4/3, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 4 और आधार कितना 3, 3 के सामने कोण होता है 37, 4 के सामने का होता है 53, क्योंकि मुझे 3 को बेस बनाना है तो एंगल आएगा 53, तो अल्फा का मान आ गया बच्चों 53 डिग्री। ये बढ़िया क्वेश्चन था एक। इस क्वेश्चन से आपने सीखा है बहुत कुछ, सीखा है कि किन को पहले सोल्व करें। अच्छा ये थोड़ी प्रैक्टिस का भी खेल है, या प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे कि भाई हम किन को पहले सोल्व करें। इन 2 सवाल से मैंने आपको सिखाया कि जब 2 से ज़्यादा सदिश हों तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और 2-3 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 पढ़ेंगे। एक कण बिंदु P से बिंदु Q तक गति करता है, इस कण का विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। हमने स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश पढ़ा था। कहाँ है शुरू में P पर, तो P दिया है बिंदु हमें 2 3 5, कहाँ गया Q पर, और इस बिंदु दिया है 3 4 5, इनको निर्देशांक बोलते हैं बच्चों। अगर मैं P का स्थिति सदिश लिखूं, मैंने एक P का स्थिति सदिश लिखना सिखाया था बच्चों कि इनके साथ i j k लिखो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर मैं Q का स्थिति सदिश लिखूं तो आप लिखेंगे OQ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। लेकिन मुझे तो विस्थापन सदिश लिखना है, तो हम कहेंगे कि विस्थापन सदिश क्या बनेगा। मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ बच्चों, अब विस्थापन सदिश अपने आप लिख लेना कि ये स्थिति सदिश है P का, ये Q का स्थिति सदिश है। हमें लिखना है विस्थापन सदिश, क्या कहाँ से है P से Q तक, तो लिखा जाएगा P से Q। और बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको विस्थापन सदिश लिखना है तो जहाँ से चले हैं उसको प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं, जहाँ पहुँचे उसको अंतिम स्थिति बोलते हैं। अंत वाले में से प्रारंभ वाला घटा देंगे तो OQ माइनस OP आ जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश वाला वीडियो देखेंगे जरूर। OQ कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस OP 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ध्यान से देखो 3i में से 2i जाएगा, i कैप बचेगा, 4j में से 3j जाएगा, 1j बचेगा, 5k में से 5k जाएगा तो 0k बचेगा। तो आंसर आ गया आपका i कैप प्लस j कैप। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी, अगर आपको ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा सीधा ही करेंगे। 3 में से 2 गया 1 i कैप, 4 में से 3 गया 1 j कैप, 5 में से 5 गया 0 k कैप। ठीक है, जल्दी करना, लेकिन पूरा करना तो ऐसे, ये P बिंदु है, ये उसका स्थिति सदिश है, बिंदु Q है, ये उसका स्थिति सदिश है, ये मैंने विस्थापन सदिश लिखा, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, सामने है पढ़ेंगे बच्चों विस्थापन 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप मीटर में, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, में क्या जोड़ा जाए कि हमें x दिशा में 7 मीटर का विस्थापन प्राप्त हो। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कितने आसान है देख लो। 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप में क्या जोड़े, हमने कहा x वेक्टर जोड़ो। भाई सदिश में सदिश ही जोड़ा जाएगा जिससे हमें क्या मिले 7 मीटर का विस्थापन x दिशा में, दिशा x है मतलब आई कैप, x अक्ष की दिशा कौन बताता है, आई कैप बताता है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 आई कैप ये माइनस 25 आई कैप माइनस इधर जाके प्लस 6 जे कैप, 25 में 7 के 18 माइनस के 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये कम कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं कहूँ इसका परिमाण निकाल लो तो आप ऐसे करोगे, परिमाण के लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर लोगे ना। 18 स्क्वायर कितना होता है 324, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ के जो आंसर आएगा कर लेंगे। मतलब ये मैंने नेक्स्ट आपको बता दिया कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भाई हमें कि सदिश ये और सदिश ये में क्या सदिश जोड़ा जाए कि y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश प्राप्त हो। हमने पहले लिखा ये आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस ये लिखा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। इसमें क्या जोड़ा जाए, हमने कहा x वेक्टर जोड़ेंगे। भाई सदिश में सदिश जोड़ा जाएगा जिससे हमें क्या मिले y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 हो और दिशा होनी चाहिए y की दिशा होती है j कैप, i कैप j कैप k कैप। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से i और 3i आ जाएगा 4i माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 j कैप प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 k कैप प्लस x वेक्टर बराबर j कैप। यहाँ से x वेक्टर आ जाएगा माइनस के 4i कैप माइनस के 3j प्लस j माइनस के 2j माइनस के 5 प्लस के 5k कैप। ये इसका आंसर है, ये हमें जोड़ना पड़ेगा। बहुत आसान है इसलिए मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जोड़ घटा में आते हैं। ठीक है, a प्लस बी की बात हुई है तो a प्लस बी निकाल लो, सीधा सीधा जोड़ेंगे। 3 और 2 5, आई वाले को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ जोड़ना ऐसे होता है। 3i प्लस 2i 5i कैप, 3 और 2 5 जे कैप प्लस 6 माइनस 1 प्लस के 5k कैप। ठीक है, ये हमारा a प्लस बी आ गया। लेकिन हमें तो इसकी दिशा में एकांक सदिश निकालना है। मैंने आपको बच्चों कई बार तो बताया नहीं है। खैर जब मैं पढ़ा रहा था एकांक सदिश तो मैंने बताया था कि अगर किसी सदिश को लिखना है तो उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। इसी दिशा को तो एकांक सदिश बोलते हैं। अगर हमें एकांक सदिश निकालना है तो किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग कर देंगे। एकांक सदिश निकालने के लिए सदिश को परिमाण से भाग करेंगे। मतलब अगर a प्लस बी का एकांक सदिश निकालना है तो इसको इसके परिमाण से भाग करो। तो आपने पहले इसका परिमाण निकाला। परिमाण निकालने का तरीका i j k के साथ जो लिखे उनका स्क्वायर करके जोड़ दो। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 इस 5 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर, 3 5 का स्क्वायर, 3 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बाहर आके 5 हो जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 3, वरना सिंपल कर लेना 25 25 25 75। 75 को लिखेंगे 25 गुणा 3, 25 बाहर आके 5, अंदर बचेगा 5 रूट 3। तो हमें निकालना है a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश। ऐसे लिखते हैं a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश, या ऐसे खाली। तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी को भाग करना होगा a प्लस बी के परिमाण से। a प्लस बी कितना है 5, कॉमन ले लूँ 5, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 5 कॉमन लेके डिवाइड किया 5 रूट 3 से, 5 से 5 गया, आंसर आ गया i प्लस जे प्लस के बटे अंडर रूट 3। ये हमारा निकल के आया a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, बस एक और क्वेश्चन कराता है मुझे और इसके बाद ये आज की वीडियो खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिलेगा। सदिश A के x तथा y घटक 4 मीटर व 5 मीटर हैं।
ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है कि एक्स व वाई घटक क्रम से 10 मीटर व 9 मीटर है। क्रम से नहीं लिखा है मैंने यहाँ, क्रम से, यहाँ भी क्रम से आएगा। बी की लंबाई तथा बी द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। आ जाइए, सबसे पहले ए की बात करते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि हम ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो आई कैप के साथ लिखा होता है उसको बोलते हैं एक्स घटक, वाई के साथ जो जे के साथ जो लिखा था उसको वाई घटक बोलते हैं, जेड के साथ जो आई के साथ जो होता है एक्स घटक, जे के साथ वाई घटक और के साथ जेड घटक। तो ए के 3 घटक होते हैं, 2 घटक यहाँ दिए गए हैं। एक्स घटक कितना है 4, एक्स का मतलब आई कैप, वाई घटक कितना 5 जे कैप, जेड नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कहा ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या कहता है, एक्स घटक कितना है 10 आई कैप और ये है 9 जे कैप, ये मीटर में है सब। इसने कहा बी द्वारा बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी की लंबाई का मतलब है बी का परिमाण। परिमाण तभी निकाल सकते हैं जब बी पता हो, और अगर मुझे बी पता है, बी कैसे निकाल लूँ मैं, बी आ जाएगा यहाँ से, ए का मान रखो यहाँ 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस बी बराबर है 10 आई कैप 9 जे कैप। बी से यहाँ से आ जाएगा 10 आई में से 4 आई जाएगा तो 6 आई, 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 जे। ये क्या आ गया हमारा बी सदिश आया है। हमें निकालने इसकी लंबाई, लंबाई मतलब बच्चों परिमाण। और बार बार बताया मैंने आपको कि परिमाण ही लंबाई है, लंबाई ही परिमाण है किसी तीर की लंबाई। इसका परिमाण होगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, यही होगा ना। 36 और 16 होगा भैया अंडर रूट 52। हाँ 52, 13 चौक 52, 52 को लिख सकते हैं 13 चौक के 52, 4 आ जाएगा बाहर, 2 अंडर रूट 13 मीटर में आएगा ये। मतलब बी की लंबाई कितनी है 2 अंडर रूट 13 मीटर। इसने कहा है इस बी द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण निकालिए। बच्चों वैसे तो अगली जब हम अदिश गुणन पढ़ लेंगे तब इनको निकालना और बहुत आसान है कि कोण कैसे निकाला जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं इसको आगे भी कराऊंगा जब अदिश गुणन पढ़ लेंगे। आप निकालना चाहें तो आप ऐसा करना कि आप ये फॉर्मूला लगाना r बराबर अंडर रूट, जब हम आगे अदिश गुणन पढ़ लेंगे ना फिर ये मेथड नहीं लगाएंगे हम कोण निकालने के लिए, हम लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हमें कोण किसका निकालना है, b का x के साथ। ऐसा करता हूँ, इसको कोण वाला ये रहने देते हैं, ये तभी करेंगे जब अदिश गुणन होगा, यहाँ से बहुत लंबा पड़ जाएगा, हम एग्जाम में उस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। और बच्चों जाते जाते लास्ट में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसका एक सवाल कराऊंगा आपको, जो कि आपके बुक में दिया होगा, हो सकता है ना हुआ वो आपसे अगर आपने किया है। क्वेश्चन क्या आता है, इसको क्वेश्चन 20 बना लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। कि कोई वस्तु है और वो ऐसे वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, ठीक है। हमने कहा इस, मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा जब इसने आधा चक्कर पूरा कर लिया, या ऐसा करते हैं इसने 1/4 चक्कर पूरा किया, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, चाल अब 20 की 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर इसने आधा चक्कर पूरा किया, यहाँ चला गया, चाल अब 20 की 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर पूरा चक्कर कर लिया, मतलब वापस यहाँ आ गया। तो आपको ये पूछ लिया जाता है बच्चों कि 1/4 चक्कर में, आधे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में इस वस्तु के वेग परिवर्तन का ज्ञात कीजिए, कितना वेग परिवर्तन हुआ। वेग परिवर्तन बच्चों डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। मान लो शुरू में वेग v1 है, बाद में वेग v2 हो गया, तो हम कहेंगे जो परिवर्तन हुआ होगा वो v2 माइनस v1 हुआ है, ठीक है। वेक्टर लगाना है भाई, मैंने आपको बताया परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। किसका परिवर्तन, वेग का। अंतिम जो बाद का वेग है माइनस पहला वेग, बाद में कितना है v2, पहले कितना है v1। तो ये तो आपको ये नहीं दिख गया क्या कि ये जो दो वेग परिवर्तन है ये तो 2 वेगों का अंतर है, और वेगों का अंतर हमने पढ़ा है। अगर मुझे ये निकालना है v2 माइनस v1 का परिमाण, तो मैं क्या करूँगा अंडर रूट v2 स्क्वायर माई प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। अरे भाई a माइनस b क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ v2 माइनस v1 है। मैं अगर आपसे कहूँ 1/4 चक्कर में, 1/4 चक्कर ये शुरुआत है, यहाँ 1/4 चक्कर के बाद ये ऐसे हो गया, ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है।
दोनों के बीच का कोण कितना है, देखो कोण यहाँ से नहीं निकाल सकते आप, इसे ऐसा करना, यहाँ कोण कैसे निकालते हैं, जब दोनों के क्या मिले हुए हों, बताओ, जब दोनों के शीर्ष मिले हो या दोनों की पूंछ मिली हो, या ऐसा करो कि ये ऐसे कर दो, ये क्रम में है तो ये इसका क्या आ जाएगा, परिणाम ही आ जाएगा, लेकिन ये तो योग आएगा, मुझे तो ये निकालना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। आप कहेंगे कैसे बता रहे हो, मैंने कहा भाई ये V1 है, ये V2 है, कोण तब निकालते हैं, देखो ये है V1, ये है V2, तो मैं यहाँ मिला दूँ तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, 1/4 चक्कर में है ये, अपने आप लिख लेना, थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है। तो थीटा कितना है 90, तो कोस 90 जैसे आया 0 हो गया, तो आप ये कहा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, तो V2 कितना है तो भी 10 का स्क्वायर, पहले भी 10 ही था, परिमाण की बात कर रही हूँ, 10 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर बार 10 √2 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर किसी वस्तु की चाल यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है और 1/4 चक्कर पूरा हुआ है, तो उसके वेग में परिवर्तन इतना है 10 √2। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ घुमा देगा कि वेग है और वेग का अंतर निकालो, वेग परिवर्तन बोलेगा कि भाई एक वस्तु ने, एक हवाई जहाज ने, या कोई पृथ्वी है या कुछ भी कह दो, सूर्य के चारों तरफ 1/4 चक्कर के दौरान उसका वेग परिवर्तन कितना हुआ, आपको ये करना है a - b, a² + b² - 2ab cos थीटा। मैं कहूँ आधे चक्कर के बाद, आधे चक्कर में ये ऐसे है, पहले सब शुरू में ऐसे था, आधे चक्कर के बाद ये नीचे की तरफ है, ये कितना कोण 180, तो आप जब यहाँ करोगे 2v1 v2 cos 180, cos 180 होता है बच्चों -1, माइनस ये आ जाएगा प्लस 2, v1 है 10, v2 है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुणा 100 200, ये हो जाएगा 400 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अंतर है, पहले ऊपर की तरफ था कितना 10 मीटर पर सेकंड, फिर नीचे की तरफ हो गया 10 मीटर पर सेकंड, कितना अंतर आया 20 मीटर पर सेकंड का। पूरे चक्कर में बोल देगा तो आप कहेंगे पहले ये यहीं था, घूम के यहाँ से फिर यहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। जैसे ही मैं यहाँ cos 0 लिखूंगा, cos 0 होता है 1, तो यह आ जाएगा 1, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, और यह आ जाएगा 200 माइनस 100 200 माइनस 200 कितना 0, मतलब 0 मीटर पर सेकंड का अंतर है। अब भाई जब घूम के वहीं आ गया तो अंतर क्या आया वेग में, ठीक है, क्योंकि दिशा भी वही हो गई है, परिमाण भी वही हो गया है। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, देखो एक और, कि भाई एक व्यक्ति था, ये मैं एक बार बना लेता हूँ उत्तर, जल्दीबाजी में गलती होंगे, थोड़ा आराम से ही कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। मैंने कहा एक व्यक्ति, ये दिशा बनाते हैं पहले, उत्तर दक्षिण, अपने आप सवाल बना लेना इसका, पूर्व और ये पश्चिम। सवाल ऐसा आएगा कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, अचानक से एकदम पूर्व की तरफ घूम गया, चाल अब भी उतनी ही है, बताओ वेग परिवर्तन कितना। क्या ये v1 है, ये v2 है, आपने उठाया, आपने बनाया v1, आपने बनाया v2, यहाँ पूंछ से पूंछ मिलाई v2, इनका अंतर निकालना है, अंतर मतलब v2 माइनस v1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। आप कहेंगे अंडर रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा, दोनों के बीच का कोण कितना 90, कोस 90 0 होता है, तो आ जाएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, वही हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट 200, और यह आ जाएगा 2 गुणा 100 10 अंडर रूट 2। ये तो आ गया वेग परिवर्तन। ये भी पूछ सकता है वेग परिवर्तन की दिशा बताओ, ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये कौन है v1, ये है v2, ये कौन आएगा v2 प्लस v1, अरे बोल दो यार क्या आएगा, दोनों का योग ही तो आता है, ये v1 है ये v2 है, तो बीच में कौन आता है, दोनों का योग। लेकिन मुझे तो v2 माइनस v1 चाहिए, मतलब v1 कैसा करना है मुझे माइनस, तो मैं v1 को कहाँ करूँगा नीचे, v1 ऊपर प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा हमारा v2 माइनस v1, ये v2 ये माइनस v1 कितना आ गया ये। अच्छा मुझे बताओ v1 किस दिशा में था, उत्तर में, तो माइनस v1 किस में होगा, दक्षिण में, दिशा विपरीत कर दी जाओ। ये देखो v1 कहाँ था, उत्तर में, तो माइनस v1 कहाँ होगा, दक्षिण में, v2 वही है, तो ये बिल्कुल बीच में कौन आया, बिल्कुल बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी 10 है,
ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल बीच में आएगा। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो वेग परिवर्तन की दिशा अगर उसने आपसे पूछ ली तो आप बताएंगे कि दक्षिण पूर्व है। ठीक है, मान लो एक और 2 मिनट और लेंगे, जब इतना टाइम दे ही दिया कि भाई ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा था, एकदम से ऐसे मुड़ गया। ये है 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और ये भी 10 मीटर पर सेकंड, बदल सकता है, कुछ भी दे देगा, कर लोगे कॉन्सेप्ट से। तो मैंने कहा ये पहले वाला V1 है, दूसरे वाला V2 है। फॉर्मूला तुम ये लगा के कर सकते हो, कोण 90 डिग्री होगा इनके बीच का। मैं तो दिशा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे चाहिए V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो V2 तो ये रहा, ये है V1, मुझे चाहिए माइनस V1, इसका उल्टा करना पड़ेगा, माइनस V1। ये आएगा V2 माइनस V1। अच्छा जी, नीचे है दक्षिण, ये है पश्चिम, बीच में आएगा दक्षिण पश्चिम। तो दिशा पूछे दिशा भी बता देना, कुछ भी पूछा आप कुछ भी बता देना। और ये है आज की वीडियो, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं। मैं कोशिश करूँगा बच्चों एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें आपको कुछ इससे भी ऊंचे लेवल के क्वेश्चन करके दिखाएं हम, कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराए हैं मैं आज लास्ट में बता रहा हूँ, पहले नहीं बताए। ये हमारे नीट के क्वेश्चन थे सारे, कभी कभी जेईई मेंस में आ जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आते। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कर पाया उसमें मैं 4-5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इनसे कुछ अलग नहीं होते बच्चों, बस घुमा के चीज़ें दी जाती हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स बढ़ा देते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा भारी लगता है हमें, वरना नीट में से क्वेश्चन आते हैं। देखो ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।